ना मेडिसिन लिए ना, ठीक हो गया। सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब था, तो मतलब मैं सोची कि पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम कर लूंगी। सडनली इतना भयानक दर्द उठ गया ना कि ऐसा लगा कि 1 सेकंड भी नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। इसलिए मैं तुम लोगों को बोली कि मैं क्लास बंद कर रही हूँ। क्लास बंद करके मैं जल्दी से मेडिसिन ली, मेडिसिन लेकर मैं सो गई। सोने के बाद मुझे नींद आया तो फिर मैं ठीक हुआ। हो जाता है मेरा तबीयत खराब कभी कभी ऐसे। अभी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। एक्चुअल में दवा चल रहा था ना मेरा कंटिन्यू, तो जब दवा खा रहे थे तो आदत हो गया था। मतलब तो वो जब दवा छूटा है ना, तो क्या हो रहा है कि कभी कभी दर्द उठ जा रहा है। तो दर्द उठने का हम डॉक्टर को बोले कि आखिर दर्द क्यों उठ जा रहा है। तो डॉक्टर बोला है कि तुम उतना दिन मेडिसिन खाई हो, तो तुम्हारा बॉडी मेडिसिन का आदी हो गया था। अब तुम्हारा मेडिसिन छूटा है तो आस्ते आस्ते रिकवर करेगा, एक बार नहीं करेगा। लेकिन इतना भयानक दर्द मेरा कभी नहीं उठा था। जैसे 1-2 बार उठा है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर दिखा लीजिए। होम्योपैथी डॉक्टर, मेरा मेरा ना यस, जो भी आपका प्रॉब्लम है बोलिएगा कि ऐसा ऐसा था, आप छूट गया तो शायद ठीक हो, क्योंकि वो तो जड़ से खत्म होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और ये सब मेडिसिन आप खा रहे हैं एलोपैथी, तो साइड इफेक्ट कर हाँ, सकता साइड है। इफेक्ट तो किया बहुत। एक बार जब हम एक बार जब अंजलि लोग को पढ़ा रहे थे ना हम, तो क्या हुआ था, एक बार जब अंजलि अंजलि आई थी न्यू न्यू इस टाइम क्लास में। हाँ, सैटरडे को चले जाइएगा, सैटरडे को वो बैठता है 12 बजे से। नहीं तो आज हम तो चली जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। अपनी मम्मी को आज बोले, मेरे पापा लोग, सबको तो शौक रहता है जब मेरी तबीयत खराब हुआ तो सब सोया हुआ था। तो जब सबको उठा तो हम बोले कि हम उठे तो हम बोले कि मेरी तबीयत खराब हुई। तो मेरे पापा बोले कि जाके दिखा लो जाकर फिर से डॉक्टर के यहाँ। मतलब बोलो कि हाँ मेरा क्यों बार बार इतना मतलब दर्द उठ रहा। तो बोले, तो अब बोलेंगे होम्योपैथी कोई दिखा दे। कल हम लोग पढ़े थे, चलो स्टार्ट करें। वैसे तो ये इतना एज नहीं कि बीमारी होना चाहिए, है ना। लेकिन अब इंसान आजकल का इतना मिलावट हो गया कि क्या ही बोल सकता है इंसान, किसको कब क्या हो जाए। हालांकि सचमुच पहले जमाना में पता है यंग लड़की लोगों को बीमारी होता नहीं था। लेकिन आजकल तो सबको जो मन हो रहा है वो हो जा रहा है, इतना मिलावट हो गया खाना में, इंसान का सेहत को खराब करके रख दिया। चलो स्टार्ट करते, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे की बिहेवियर, ठीक है ना। ये तो ओल्ड टॉपिक, लेकिन फिर भी आता है एग्जाम में, की बिहेवियर कौन कौन था, एक बार खाली रिवीजन कर लेते। की बिहेवियर कौन कौन था। एक का नाम था लेसन क्लैरिटी। दूसरे का नाम है इंस्ट्रक्शनल वैलिटी। आफरीन बोल रही थी कि वो सुनी है कि जो तुम लोग एग्जाम होने वाला है उसका सीट बिक बिक गया है, मतलब बिक गया। क्या ये बात सच है? पता नहीं, वो बोल रही थी कि ऐसा अफवाह मिला सुनने के लिए। एग्जाम भी नहीं हुआ, पहले ही सीट बिक गया। यही तो होता है वेस्ट बंगाल में, एग्जाम नहीं होता लेकिन पहले ही बिक्री कर देता है। मेरी बहन बोल रही ना कि मे बी 20-20 नंबर वाला ना, वो 20 नंबर वो लोग देता है ना, तो वो लोग खरीद ले। मेरी बहन भी बोल रही थी कि मे बी ऐसा हो कि जो 20 नंबर का। हाँ, ये कहाँ कहाँ एग्जाम पड़ेगा वो भी लिस्ट दे दिया है। हाँ दे दिया। हाजी नजरुल का भी लिस्ट में नाम है। अच्छा तुम मुझे जरा दे देना, तो मैं अपनी बहन को भी दे दूंगी और आफरीन को भी। अच्छा ठीक है, टेलीग्राम में हम सेंड कर देंगे। ठीक। बस अच्छे से हो जाए इंसान, तो वही बोल रही थी मुझे ना तैयारी करने में थोड़ा ये लग रहा। हाँ मैंने पूरा फुल तैयारी रखो अच्छे से। तुम ये मत देखो कि मेरा सीट बिक रहा, तुम ये ध्यान दो कि मेरा तैयारी अच्छा होना चाहिए। अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, सीट बिकने लगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो फिर हम लोग पास ऑप्शन रहेगा बाहर जाके जॉब करो। हम ऐसे मजाक से बोल रहे थे कि तो फिर हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए। नौकरी नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा बताओ। ऐसी मजाक से बिक ही जाएगा। अमीर अमीर आदमी लोग सीट खरीद ही लेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है देखो। की बिहेवियर क्या क्या है, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये क्या तुम्हारा की बिहेवियर है, ठीक है। अब हम लोग हेल्पिंग बिहेवियर पढ़ते हैं आज। हेल्पिंग बिहेवियर में क्या क्या आएगा, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। टीचर क्या बोलेगा सुनो,
यहाँ पे देखना स्टूडेंट का रोल होगा, वहां पे हम लोग पढ़े तो टीचर का रोल ज्यादा था, यहाँ पे कहीं कुछ कुछ रोल स्टूडेंट का मिलेगा। तुम इसको ऐसे कीवर्ड से याद करना। जैसे देखो क्या बोला कि स्टूडेंट के टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब सुनो, जैसे मैं बोलूंगी कि चलो तुम लोग जैसे मैं मैथ बना डीआई बना रही थी, ठीक है ना, तो मैं बोल रही थी कि अगर तुम लोगों के माइंड में कुछ ऐसा इजी डीआई है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो अगर तुम्हारे माइंड में कुछ इजी डीआई आएगा तो तुम लोग मुझे बताएगी, तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे आइडिया को यूज करूंगी, सबको बताऊंगी कि देखो मान लो स्मारती लक्ष्मी कोई भी मुझे बता रहा तो मैं एक नाम लेके बोलूंगी देखो ये जो बनाई ना ये वाला ही यूज करो, मेरा वाला छोड़ दो, ये वाला यूज करो। तो उससे तुमको एक मोटिवेशन फील होगा कि देखो हाँ मेरे भी आइडिया को इम्पोर्टेंट दिया गया। तो उसी तरह क्लासरूम में भी टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट एक से आइडिया लेगा, है ना, स्टूडेंट से पूछेगा, और जब स्टूडेंट कुछ बताएगा अपना तो वो क्या करेगा, सभी पे अप्लाई करेगा। टेकिंग ए स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग अप्लाई। स्टूडेंट से पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछा, बताओ कुछ आइडिया दो, कुछ नॉलेज दो, मैं जो टॉपिक पढ़ा रही से रिलेटिव अगर तुम्हारे माइंड में कुछ है तो बताओ कुछ। तो वो बोलेगा सर इसको ना ऐसे ऐसे समझाइए तो और हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगी, उसके आइडिया को लेकर अप्लाई कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर में तुम देखना स्टूडेंट के आइडियाज को ले कुछ मतलब स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा, मतलब वहां तो टीचर कर रहा था जो भी काम स्टूडेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का ही लेकर टीचर कुछ करेगा। देखना स्टूडेंट के आइडिया को यूज करना और कंट्रीब्यूट करना, मतलब टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट से कुछ पूछा, उसके रिस्पॉन्स को लिया, उसको रिपीट कर दिया पूरा क्लास में, उसी को समराइज कर दिया या उसी को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे बड़ा में लिखा हुआ, यहाँ पे छोटा में लिखा हुआ, तो छोटे वाला याद करो। स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है टीचर शुड reinforce द लर्नर कंटेंट, प्लेस इन द रिलेशन और न्यू कंटेंट। टीचर शुड गिव ऑर्गेनाइज लेसन ऑफ व्हाट इज कम, समराइज व्हाट हैज बीन टॉट, एडवाइज एडवांस ऑर्गेनाइजर एंड समराइज, मतलब बता रहे टीचर कमेंट फॉर द पर्पस ऑर्गेनाइज व्हाट इज टू कम। टीचर तुमको पढ़ाने आया है क्लास में तो वो क्या करेगा, तुमको पूरा स्ट्रक्चर वे में पढ़ाएगा, ठीक है। टीचर तुमको स्ट्रक्चर वे में बताएगा, मतलब कल क्या पढ़ाया पहले तुमको वो बताएगा, फिर क्या न्यू कंटेंट पढ़ाना वो बताएगा, ठीक है। पूरा ऑर्गेन टीचर का पर्पस होगा कि वो जो भी टॉपिक पढ़ाए पूरा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाए, ठीक है। ऐसे नहीं आया बस स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। कल क्या उसने पढ़ाया वो एक बार रिमाइंडर कराएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू टॉपिक क्या उसका थोड़ा सा समरी देगा, बताएगा, है ना, तुमको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। टीचर कमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइज व्हाट इज टू बिकम। टीचर का पर्पस होगा कि वो ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाए, कि क्या आएगा, अब इसके बाद क्या आएगा, है ना। एक बता दे, ओवरव्यू दे दे। देखो मान लो कि टीचर को आज पढ़ाना है, जैसे मैं हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, तुम लोगों को पहले बता दूंगी कि आज का टॉपिक हेल्पिंग बिहेवियर है, की बिहेवियर है, मेटा कॉग्निटिव है, कौन मेटा कॉग्निटिव है, ये सब बात बता दूंगी। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट लोगों को पता चल जाएगा हाँ क्या पढ़ाया जा रहा, पूरा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाओ। दूसरा क्या है, क्वेश्चनिंग। यूज ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तुम क्या करो, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। श्योर टू इंक्लूड क्वेश्चन रिक्वायर मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन पूछो तो उनको पूरा सोचने पे मजबूर करो, ऐसा क्वेश्चन दो कि उसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाए, ठीक है। वैरायटी वाला क्वेश्चन पूछो, ऐसा नहीं इजी, ऐसा पूछो कि स्टूडेंट के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हाँ थिंकिंग का यूज करना पड़े उसको, हाँ ठीक है। पढ़ा रहे हम तुमको, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटिव जो ऐसा नहीं था बहुत हार्ड भी पूछना, वैरायटी होना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसा नहीं खाली पूछ के निकल गया। हाँ बताओ, जो रिलेटिव जो तुम्हारा क्वेश्चन का वैरायटी क्या है अब मैं तुझे बोलूंगी बताओ कितने की बिहेवियर है, तुम सोचोगी कितने की बिहेवियर है, अभी हम कितने कितने पढ़े हैं, बताओ कितने हेल्पिंग बिहेवियर है, तुम माइंड में सोचोगी, माइंड का यूज करना पड़ रहा है ना। तो बोला बच्चों से क्वेश्चनिंग करो, लेकिन जो क्वेश्चनिंग करोगे ना वो वैरायटी वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। एंड बी श्योर टू इंक्लूड क्वेश्चन दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग। उनको ना मोर थिंकिंग का जरूरत है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसमें उसको सोचना पड़े, वैरायटी वाला, ठीक ना, स्टैंडर्ड वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चनिंग करो स्टूडेंट से।
उसके बाद बोला प्रोविंग करो। प्रोविंग का भी मतलब पूछना ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता दे रही हूँ, टीचर स्टेटमेंट टू इनकरेज स्टूडेंट टू एलोबरेट एन आंसर। टीचर ने स्टूडेंट से कुछ पूछा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछा, अब स्टूडेंट क्या कर रहा, वो आंसर बता रहा, ठीक है ना। तो जब वो आंसर बता रहा ना पूरा एलोबरेट करके, मतलब पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा, तो टीचर को ये पर्पस होना चाहिए कि उसको इनकरेज करे। प्रोविंग का मतलब इन्वेस्टिगेशन भी होता है, तो मतलब टीचर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इसका मतलब क्या है, और स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे वे में एलोबरेट करके बता रहा, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम उसको इनकरेज करो, ठीक है, क्योंकि नहीं बहुत अच्छा बताए, गुड, वेरी गुड, इस तरह से, ठीक है। टीचर इफेक्ट क्या बोल रहा, स्टूडेंट और टीचर में जो रिलेशन होना चाहिए ना, इंथुसियाज्म, ये बहुत हार्ड वर्ड है, इंथुसियाज्म रिलेशन होना चाहिए, मतलब अच्छा रिलेशन होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के बीच में, वार्म रिलेशन होना चाहिए, नर्चरिंग रिलेशन होना चाहिए, किसके किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाए बच्चों को, तो टीचर के लिए जरूरी है कि वो अपना वॉइस का यूज करे, मूवमेंट का यूज करे, जेस्टर्स का यूज करे, आई कांटेक्ट को यूज करे। टीचर और स्टूडेंट में जो रिलेशन होना चाहिए वार्म होना चाहिए, नर्चरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, तब जाके टीचर का इफेक्ट स्टूडेंट पे पड़ेगा। कोई बच्चा क्लास में पढ़ने आया, हम उसको फर्स्ट डे ही इतना इंसल्ट करेंगे, से बहुत ही रूडली बात करेंगे, तो वो मेरे क्लास में रुकेगा थोड़ी, वो तो भाग जाएगा। कोई भी लड़का लड़की आएगा और मैं उससे एकदम रूडली बात करूंगी, वो कोई क्वेश्चन पूछ रही है या कोई पूछ रहा है तो मैं इसको रूडली रिप्लाई करूंगी, तो वो थोड़ी मेरी क्लास में रुकने वाला, तो भाग जाएगा, उसको पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, भागो यहाँ से, तो बहुत ही एटीट्यूड दिखाने वाला टीचर है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वार्म एंड नर्चरिंग होना चाहिए। प्रॉबिंग का मतलब है कि अगर स्टूडेंट से टीचर कुछ पूछे कोई स्टेटमेंट, और वो, अरे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ड्रो मोर आउट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स बाय गेटिंग स्टूडेंट टू एलिबरेट their ideas, elicit clarification, solicits, solicits additional information, redirections, discussions, help the student to discover content rather than being explicitly told। स्टूडेंट से अगर तुम कुछ पूछ रही हो, इन्वेस्टिगेशन करिए, प्रॉबिंग का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, सिक्रोनाइज करना, पूछना, ठीक है, तुम पूछी, स्टूडेंट ने खूब अच्छे से आंसर दिया, एलोबरेट करके दिया, ठीक है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर तुम उसको इनकरेज करो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हेल्पिंग बिहेवियर, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँ दूसरा टॉपिक। एक बार मैं टॉपिक दिखा दूँ कि क्या क्या पढ़ना हम लोग को। स्टुअर्ट हॉल का रिसेप्शन थ्योरी पढ़ना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ना है, पेडागोजी पढ़ेंगे, एंड्रागोजी, हुटागोजी, ग्रांटोलॉजी, वॉइस काय का जो तुम्हारा प्रॉक्सिमल डिप्लॉयमेंट है, और स्वाइम पढ़ेंगे, मतलब ओल्ड टॉपिक भी पढ़ेंगे और न्यू टॉपिक दोनों मिलाकर पढ़ेंगे आज, और एमसीक्यू क्वेश्चंस। अंजलि नहीं आई, आ जाना चाहिए ना, उसको नया टॉपिक हो रहा था। स्टुअर्ट हॉल ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है रिसेप्शन थ्योरी। सबसे पहले याद रखना, हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक है ना। मैं जब कराऊंगी तो तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसको अभी फिर पूछूंगी भी, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन भी है, वैसा बात नहीं, क्वेश्चन भी है, लेकिन फिर भी स्टुअर्ट हॉल ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है रिसेप्शन थ्योरी, पहला हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला, स्टुअर्ट हॉल ने बोला कि अच्छा, इनकी जो थ्योरी है ना रिसेप्शन थ्योरी को, इसको इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इन्होंने बोला कि रीडिंग के लिए रीडिंग के 3 टाइप होती है, ठीक है ना। मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं ना किसी भी चीज को, किसी मैसेज को, है ना, किसी मैसेज को जब हम लोग रीड करते हैं ना, वो 3 तरीका से रीड किया जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग मैसेज को रीड करते हैं ना, उसको 3 तरीके से रीड किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक तरीका का नाम है डोमिनेंट, दूसरा का नाम है ऑपोजिशनल, और तीसरा का नाम है नेगोशिएशन। डोमिनेंट को इसको प्रेफर्ड बोलेंगे, प्रेफर्ड रीडिंग बोलेंगे। डोमिनेंट रीडिंग का मतलब क्या है कि द ऑडियंस डिकोड द मैसेज इज एज
इंटेंट बाय द प्रोड्यूसर। समझो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए अगर बी को मैसेज कर रहा है, ठीक है, मैसेज किया, ये इनकोडर है और ये डिकोडर है। डिकोडर का मतलब क्या, मैसेज को समझना, ठीक है। तो डिकोडर ने मान लो कि कोई मैसेज किया, इनकोडर ने मैसेज किया और डिकोडर उसको समझ रहा है, ठीक है ना। तो डिकोडर ये क्या करेगा, जो तुम्हारा डोमिनेंट है, ऑडियंस डिकोड द मैसेज इंटेंड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या, ये इनकोडर। इनकोडर ने जो मैसेज भेजा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, समझ लेगा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे मैसेज को मान रहा हूँ। जो इनकोडर ने मैसेज किया वो डिकोडर उसको समझ लेगा कि चलिए आप जो बोले मैं उसको मान रहा हूँ। प्रोड्यूसर का जो इंटेंट है मैसेज में बोलना, डिकोडर उसको समझ जाएगा, ऑडियंस उसको समझ जाएगा, ऑडियंस उसको डिकोड कर लेगा। ये बात समझो कि प्रोड्यूसर ने अपने मैसेज में जो भी, जिस बात को लिखने के लिए उनका जो भी अटेंशन था उस मैसेज को लिखने के लिए, ठीक है ना। मान लो कि मैंने लिखा हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ आर यू, ऐसे करके मैंने लिखा, ठीक है, हाउ आर यू। ये मैंने मैसेज इनकोड किया, इधर कोई डिकोडर होगा, ठीक है, यानी ऑडियंस बोलो जो भी। रुक जाओ, मैं अच्छे से बता रही। एक होता है तुम्हारा इनकोडर, तो इनकोडर मैं हूं, तो मैं मैसेज कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी हाउ आर यू, ऐसे कर दी, ठीक है। तो इधर जो डिकोडर रहेगा, कोई भी डिकोडर है, तो ये बोलेगा कि चलो मैं प्रोड्यूसर हूँ क्योंकि मैंने मैसेज प्रोड्यूस किया, तो वो मेरे इरादे को समझेगा, वो मेरे इंटेंशन को समझेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर देगा। तो यहाँ मेरा डोमिनेशन चला, क्यों, क्योंकि मैंने जो बोला इनकोडर ने उसी को समझा, डिकोडर ने वही समझा, मतलब मैंने जो बोला ऑडियंस ने वही समझा। मैं क्या बोलना चाह रही थी कि तुम कैसे हो, कि तुम कैसी हो, तो उधर से उसने क्या किया, ऐसे लिख दिया फाइन, ठीक है ना, फाइन लिख दिया। तो यानी मैं समझ गई कि मेरा डोमिनेशन चला, मैं जो पूछ रही हूँ उसने उसका वही रिप्लाई किया। तो यानी किसका डोमिनेशन चला, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर ने जो पूछा उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, ऑडियंस ने रिप्लाई किया। तो इस तरह के मैसेज को, इस तरह के रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट रीडिंग। जहां पे प्रोड्यूसर के इंटेंट को, जहां पे प्रोड्यूसर के इंटेंट को, प्रोड्यूसर क्या पूछना चाह रहा है मैसेज में, ऑडियंस वही डिकोड करेगा, ठीक है, वही डिकोड किया। जब वही डिकोड करके उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई किया तो ये क्या हो गया, डोमिनेशन रीडिंग। लेकिन एक होता है ऑपोजिशनल रीडिंग, तो ऑडियंस अंडरस्टैंड, ऑडियंस समझ रहा है वो क्या पूछ रही है, में से हाउ आर यू पूछ रही है, लेकिन ऑडियंस क्या करेगा, ऑडियंस कौन है, दूसरा पर्सन जो डिकोड कर रहा है मैसेज, और प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर जो इनकोड कर रहा है मैसेज, है ना। जैसे मैं हाउ आर यू, तो मैं कौन हूँ, इनकोडर। मैं फिर से बना रही हूँ, रुक जाओ। ये मान लो कि कोई लड़का है और ये लड़की है, मतलब ये लड़की ये लड़का ये, ठीक है ना। तो इसने जब मैसेज किया तो ये क्या है, तुम्हारा प्रोड्यूसर, और ये मैसेज को जब डिकोड कर रहा है, ये मैसेज को डिकोड कर रहा है, समझ रहा है, डिकोड का मतलब समझना, तो ये क्या है, ये जब मैसेज को डिकोड कर रहा है तो ये बन गया ऑडियंस, जो सुनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस, है ना। तो एक में तो इसने बोला कि ठीक है भाई तुम जो बोल रहे हो मैं इसको समझ रहा हूँ, ठीक है, बट ऑपरेशनल रीडिंग में क्या होगा कि ऑडियंस समझ रहा है, अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाह रहा प्रोड्यूसर, लेकिन फिर भी क्या करेगा, उस रिजेक्ट कर देगा इंटेंड मैसेज को। वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा है प्रोड्यूसर, जानबूझकर क्या करेगा, उसका ऑपोजिशन चल जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, और उस बात का रिप्लाई नहीं देखे दूसरा रिप्लाई करेगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। ऑपोजिशनल रीडिंग में होता है कि ऑडियंस जो है उसको पता है कि प्रोड्यूसर क्या पूछ रहा है, उसका इंटेंट क्या है मैसेज का, क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नेगोशिएट, नेगोशिएशन बोलते हैं या नेगोशिएटेड, ठीक है। नेगोशिएटेड रीडिंग का मतलब होता है कि एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा दोनों के बीच में, ना ही किसी का डोमिनेशन चलेगा ना ही कोई ऑपोजिशनल होगा, ठीक है, ना कोई डोमिनेशन रीडिंग होगा ना कोई ऑपोजिशनल रीडिंग होगा। वेयर द ऑडियंस एक्सेप्ट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर व्यू, यहाँ पर ही ऑडियंस क्या करेगा, प्रोड्यूसर की व्यू को भी एक्सेप्ट करेगा और प्रोड्यूसर जो है उसके बात को भी मानेगा, बट देयर ऑन व्यू ऑन पार्ट एज ए वेल, ठीक है ना, लेकिन दोनों अपने अपने अच्छे बात को रखेंगे आगे। नेगोशिएटेड का मतलब दोनों ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, चलो भाई तुम्हारा भी बात मानेंगे हम अपना भी बात मानेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये किसका है थ्योरी? रुक जाओ, तुमको इसमें याद क्या करना है, तुम लोग मुझे बताना। जो स्टुअर्ट हॉल स्टुअर्ट हॉल स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी का नाम बताओ, क्या है? रिसेप्शन थ्योरी। रिसेप्शन थ्योरी, हाँ। ये थ्योरी कितने तरह की है बताओ, इसमें कितने तरह का टाइप बताया गया? कौन कौन, नाम बताओ। डोमिनेशन रीडिंग, पूरा बोलना पड़ेगा, डोमिनेंट रीडिंग, डोमिनेंट रीडिंग, हाँ पूरा बताना पड़ेगा। अपोजिशनल रीडिंग, हाँ, तीसरा नेगोशिएटेड रीडिंग। ये हो गया डोमिनेंट रीडिंग। दूसरा हो गया तुम्हारा ओपोजिशनल रीडिंग। तीसरा का बताओ। नेगोशिएटेड रीडिंग। हो गया ना, याद हो गया ये वाला? अब तुम लोग भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से। चलो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा न्यू ऐड कर दिया है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। आ जाओ, एलएमएस का फुल फॉर्म पहले याद करो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तुम लोग चाहोगी तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकती हो, ये वाला को ऐसे याद करने के लिए, ऐसे इसमें छोड़ देंगे, मैं देखूंगी तो यही पीडीएफ भेज दूंगी इसको डाउनलोड करके। ठीक है, ये शॉर्टकट में भी याद, ऐसे तो शॉर्टकट में ही दिया हुआ। सबसे पहले एलएमएस का फुल फॉर्म याद। आजकल यही सबसे क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंडिंग में है। हाँ ट्रेंडिंग में तो है, ये बात तो तुम सही बोले, लेकिन हम लोग क्या करके चलेंगे, ओल्ड भी पढ़ेंगे न्यू भी, कब एनटीए का दिमाग घसक जाए, कब वो पुराना वाला भी पूछ ले, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए मैं हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर भी पढ़ाई कि, इसलिए इसको मैं इसको लास्ट में रख के पढ़ाई, लेकिन मैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट दोनों को ही देना है, कब पूछ ले कुछ नहीं पता। ठीक है, कल तुम देखी थी ना कॉग्निटिव से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। कॉग्निटिव तुम्हारा न्यू टॉपिक नहीं है, वो पुराना टॉपिक है। ठीक है, लेकिन पहले नहीं पूछता था कॉग्निटिव से, लेकिन अभी बहुत पूछ रहा, वो था सिलेबस में पहले से। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल स्टूडेंट टीचर ग्रुप। ठीक है, समझो, ग्रुप एक ग्रुप है, टीचर और स्टूडेंट का एक वर्चुअल क्रिएटिंग ग्रुप है, ठीक ना। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको यूज किया जाता है, टीचर स्टूडेंट जो है ना उसको क्रिएट करते हैं, वर्चुअली क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, वर्चुअली क्रिएट करते हैं। अब क्या करने के लिए करते हैं, क्रिएट में बता रही हूँ। एलएमएस का यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, डिलीवर ऑफ एजुकेशनल कोर्स करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये क्या है तुम्हारा, मैं तुम लोगों को जो दे रही हूँ, तो ये क्या है, मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो इसी तरह एलएमएस में भी यूज किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे तुम देखोगे यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्स लाता है वो लोग पढ़ाने के लिए, बड़ा बड़ा क्या बोला था वो, व्हाइट बोर्ड टाइप का होता है, जो कोई कोई का देखना ऐसा टाइप का रहता है, बड़ा बड़ा, जब इतना बड़ा बड़ा रहेगा, और उसको हट वो डॉक्यूमेंट्स लाते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे मेरा भी तो डॉक्यूमेंट्स टाइप का ही है पोस्ट, है ना। तो वो सब हैंडल कौन करता है, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, जैसे क्लास करवाना है, ठीक है, टीचर को स्टूडेंट के लिए क्लास करवाना है, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, ऑनलाइन जब क्लास करवाएगा तो ये ऑनलाइन क्लास को कौन कौन मैनेज करेगा, एलएमएस जो है ना वो मैनेज करेगा। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, मतलब उसको चलाएगा कि कैसे हमको क्लास करवाना है वर्चुअली, डॉक्यूमेंट्स को कैसे लाना है, ट्रैकिंग कैसे करना है, डिलीवर एजुकेशनल कोर्सेज करवाना है तो डिलीवर लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, ये सब कौन करता है, ये सब कौन देखता है, एलिमेंट्स देखता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो यही दोबारा हो गया रहा मुझसे। तो फंक्शन क्या है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है लेक्चर डिलीवर देने के लिए। ठीक है, इवोलेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ताकि अब देखो पहले क्या था, पहले जो पढ़ाई था वो ट्रेडिशनल पढ़ाई था। तुम जैसे पहले का, अगर तुम जैसे मेरे आपकी लोग, मेरे सिस्टर लोग बड़ी वाली,
तो हम उन लोगों से पूछते थे कि आप लोग अपना जब कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे थे, तब मेरी बड़ी आपी, तो मेरी आपी को हम पूछे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम तो ऑनलाइन हो था नहीं जमाना, मतलब इंटरनेट तो था नहीं, तो आप लोग कैसे करते थे? तो बोली बुक से करते थे, लेकिन बहुत रटना पड़ता था, बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत ये होता था। लेकिन आज क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन से एक फायदा क्या है कि तुम घर बैठ के पढ़ो, तुमको जाना नहीं पड़ेगा, एक हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारा कि तुमको जब मन करेगा, ठीक है, तुम अभी अगर ऑनलाइन क्लास नहीं की हो, ठीक है, तो बाद में वो वीडियो तुम देख लोगी, कवर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, लर्निंग बहुत एक्टिव हो गया है। उसके बाद ये क्या करता है, एक तरह का कि क्लासरूम सपोर्टमेंट मैनेजमेंट है। ये प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कंटेंट असेसमेंट, वर्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर लर्नर। मैं क्या बोलूँ कि क्लास हो रहा, जैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन ही, एक तरीके से ये भी तो क्या इंटरनेट के थ्रू हो रहा, ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना, ऑनलाइन क्लास हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग दोनों स्टूडेंट, मैं अपनी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट हो रही हूँ, कंटेंट को शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, वर्चुअली क्लास कर रही हूँ, ठीक है, टीचर और लर्नर मिलकर। तो यूट्यूब में भी तो ये ऐसा होता है, टीचर क्लास कराते हैं, जैसे बड़ा बड़ा जैसे अन अकेडमी है, तुम्हारा फिजिक्स वाला, वो लोग क्लास कराते हैं, तो क्या होता है, ऑनलाइन कंटेंट लाते हैं, असेसमेंट लाते हैं, उसके बाद वर्चुअल इंटरेक्शन होता है टीचर और लर्नर का। तो ये सब कौन कराता है, ये सब किसका काम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का काम है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये सिक्रोनेम्स को भी सपोर्ट करता है, ये रियल टाइम को भी सपोर्ट करता है, और एसिक्रोनेम्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पर भी एनी टाइम एनी वेयर कहीं पर भी हो सकता है, एनी प्लेस है, या ना प्लेस जो तो, एल छूट गया हमको लग रहा, हाँ, एक्सिस है, हर जगह एक्सिस होता है, ठीक है। स्केल एंड अडॉप्ट टू वेरियस स्टूडेंट नीड, ये बहुत ही स्टूडेंट का ये जरूरत बन गया, नीड हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट इसको अडॉप्ट करे, है ना। सभी कोई प्रेफरेंस करते हैं ऑनलाइन क्लास, ऐसा बात थोड़ी है। तो एक मेरी बात सुनो, कौन कौन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खाली टीचर के लिए काम नहीं आएगा, ऐसे नहीं कि खाली तुम टीचिंग के लिए तुम टीचिंग कर रही हो, मैं तुमको एक चीज दिखा रही हूँ, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, अच्छा दिखा दूंगी, रुक जाओ। सिर्फ तुम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टीचिंग के लिए नहीं, जैसे तुमको क्या, जैसे तुम देखी होगी कि मेरा, मैं पहले, अब मेरा वो सब डिलीट हो गया, मैं एक बना के रखी थी अपना बैनर, येलो कलर का बैनर बना हुआ था मेरा, लिखा हुआ था मेरे क्लास के बारे में कि यूजीसी ने क्लास करना तो कीजिए। तुमको अगर वहां बनाना है तो तुम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करो ना, वहां बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो लर्निंग मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन आते हैं, बहुत सारा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आरसी को बहुत सारा करवाई थी, लेकिन यहाँ पे तुम सिर्फ 3 याद करो, मॉडल, विडोमोडो और कैनवा। ये सब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तुमको अगर किसी भी तरह का ये बनाना है, क्या नाम है, ई बुक बनाना है, ठीक है, या तुमको कवर बनाना है, ठीक है, या जैसे यूट्यूब पे थंबनेल लगाना है, तुम कैनवा में जाके बना सकती हो, ठीक है, कैनवा में बना सकती हो। कैनवा जो है ना फ्री होता है, कैनवा फ्री होता है, मैं दिखा रही हूँ तुमको। ये किस तरह का रहता है, मैं दिखा रही हूँ। तो ये सब लर्निंग मैनेज, अच्छा साइनिंग मांग रहा है मेरा साइनिंग नहीं किया हूँ, साइनिंग, साइनिंग मांग रहा है, यही कैनवा है, ठीक है ना। तुम साइनिंग करोगी ना, तो सब तुम्हारा आ जाएगा, तो तुम जिस तरह का दो चीज भी बनाना रहेगा बन जाएगा यहाँ पे कैनवा में, ये फ्री है। मैं मतलब को खोली, मुझे लगा खुल जाएगा, ठीक है, चलो हाँ। तो ये तो समझ में आ गया, इसको डिलीट कर दे, ठीक है, ये समझो, ये समझ में आ गया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इन ऑनलाइन क्लास कराने के लिए, लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, असेसमेंट बनाने के लिए, ये सब। असेसमेंट मतलब क्या, अगर तुमको ई बुक बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तुम चल जाओ ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, वहां बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, मॉड्यूल है, विडोमोडो है, कैनवा है। मैं तो देखो, मैं मैं मॉड्यूल विडोमोडो नहीं यूज की थी, लेकिन मेरी ना, मेरी मेरी कजन को ना ये बनाना था प्रोजेक्ट, तो मेरे को बोली कि थोड़ा कवर पेज बना देना, तो मैं कैनवा में जाके बनाई थी, अभी नहीं, जब मेरा पुराना वाला था, जब लैपटॉप खराब नहीं होता तब, तो मैं बनाई थी, बहुत खूबसूरत बना था।
ठीक है। तो ये तुम यूज कर सकती हो, जैसे बोल रहा ना कि डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकती हो, कोई रिपोर्टिंग बना सकती हो। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, अब उन लोगों को रिपोर्ट बनाना, खूब अच्छे से पीपीटी बनाना, तो जाओ वहां से बना सकती हो तुम। ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या आती है, मॉड्यूल, इडमोडो, कैनवा, ठीक है। ओहो, ऊपर हो जाए ना भाई। कैनवा के बारे में पढ़ेंगे, कैनवा क्या है, इसी भी एग्जाम में आता है। कैनवा क्या है, एक ऑनलाइन टूल है जिसको यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए क्रिएटिव कंटेंट। अगर तुमको कंटेंट भी बनाना है ना, तुम जाके बना सकती हो कैनवा में, ठीक है, बना सकती हो। तुमको कोई पोस्टर बनाना है ना, अभी खुल जाता तो मैं तुम लोगों को दिखाती कितना अच्छे से पोस्टर वगैरह सब बन जाता। मैं साइनिंग नहीं की हूँ, इस वजह से वो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना। इन्फोग्राफिक्स बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना, तुम जाके कैनवा में बना लो। कैनवा क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। कैनवा में तुम बना सकती हो, बहुत ही क्रिएटिविटी चीज वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी यूज कर सकती हो वहाँ पे तुम जाके, ठीक है। यूट्यूब का बैनर बना सकती हो, यूट्यूब का बैनर बना लो। कैनवा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और बहुत ही सपोर्ट करता है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ठीक है ना। लर्निंग के लिए कैसे, तुम देखी होगी यूट्यूब पे जो एकदम खूब अच्छा अच्छा बल्ब बना हुआ, ये बना हुआ जो बैनर आता है, थंबनेल रहता है, खूब खूबसूरत खूबसूरत थंबनेल रहता है, वो सब कहाँ बनाता है, सब जाके तुम्हारे कैनवा में ही बनाता है, ठीक है। तो ये हुआ ना तुम्हारा टीचिंग लर्निंग के लिए सपोर्ट हो गया, क्योंकि थंबनेल बना रहा है, फिर कंटेंट में भी तुम वहां पे बना सकती हो, ठीक है ना। लेकिन क्या बोला कि कैनवा इज नॉट ए पेड एलएमएस, बोला कि ये एक ऐसा एलएमएस है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो पेड नहीं किया था, ये बात सही बोला। लेकिन कुछ कुछ जैसे इसमें तो ठीक बोला कि हाँ कैनवा में पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब तुम डीप में जाओगी ना, जैसे तुम और खूबसूरत बनाना चाहोगी तो तुमको पैसा बोलेगा कि इसको परचेज करो। वैसे ऐसे फ्री है, बनाना फ्री है, थंबनेल वगैरह तुम बना सकती हो फ्री में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कैनवा क्या है, कैनवा इज नॉट ए पेड एलएमएस, ठीक है। बाकी तुम यहाँ पे क्या बना सकती हो, पोस्टर बना सकती, याद रखना कैनवा में हम क्या क्या बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, मतलब खूबसूरत खूबसूरत जो तुम देखी होगी, थंबनेल बना रहे, वीडियो बना रहे, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाना है मुझे, ये सब हम कैनवा में बना सकते हैं। बहुत चीज बनता है, वो खुला नहीं ना, खुलता तो मैं दिखाती, बहुत अच्छे से बनता है। फिर उसके कैनवा बन लिए, फिर पढ़ेंगे मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ए मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अंजलि क्या सोचेगी, रात में क्लास नहीं हुआ क्या, अभी नहीं आई वो, मैं तो मैसेज की थी ना कि रात में क्लास रहेगी। हाँ रात में क्लास रहेगी, हाँ मैं तो मैसेज की थी, ठीक है। समझो, हाँ तो बस ये था। वही तो मैसेज में कर दी थी, तो उसको क्या कंफ्यूजन हो गया क्या, मॉडल, मॉडल का फुल फॉर्म याद करो, एग्जाम में आता है मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ये भी क्या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या है भाई, ओपन सोर्स है, पैसा नहीं लगेगा, सॉफ्टवेयर, ठीक ना। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू क्रिएट, डिप्लॉय, मैनेज, ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग के लिए तुमको वेबसाइट प्रोवाइड करता है ये, है ना। ई लर्निंग के लिए तुमको वेबसाइट प्रोवाइड करेगा कौन, मॉडलर। एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन क्या है, जैसे तुम देखी होगी तुम गूगल जाओ, गूगल में बहुत सारा तुम्हारा वेबसाइट दिया हुआ है, और जब खोलोगी तो तुमको किसी ना किसी कंटेंट मिलेगा, तो वो तुमको कौन प्रोवाइड करता है, मॉडलर, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे, सबका कीवर्ड याद करो। कीवर्ड, कैनवा का कीवर्ड क्या है कि हम यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं कैनवा में, एक मिनट, कैनवा में हम लोग क्या क्या बनाते थे, पोस्टर बनाते हैं, कंटेंट बनाते हाँ, हैं, थंबनेल भी बना प्रेजेंटेशन सकेंगे, बनाते प्रेजेंटेशन बना सकेंगे, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं, हैं, और ये पैसा नहीं लगेगा, हाँ। पेड। हाँ, हाँ ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ई लर्निंग वेबसाइट और दूसरा एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, इडमोडो को में क्या बोलते हैं, इडमोडो क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, ओके। इसको डिजाइन क्यों किया गया है, स्कूल के लिए, स्कूल के टीचर के लिए, स्टूडेंट या टीचर के लिए, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के लिए। आ जाओ, पहले हम इसे फीचर पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा हूँ, बोले कि ये टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स कम्युनिकेशन है, ये टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया क्या नहीं किया, सब बताएगा। ये इडोमोडो एक ऑनलाइन टूल है जो हेल्प करता है टीचर को टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स,
स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ टच रहने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। शेयर अपडेट एंड डिस्कस स्टूडेंट प्रोग्रेस। टीचर क्या करेगा, इडोमोडो में पेरेंट्स को जोड़ लेगा, जो भी क्लास का स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स के साथ जुड़ जाएगा, और स्टूडेंट ने क्या क्या किया उसका अपडेट देगा उसके मम्मी पापा को, मतलब पेरेंट्स को, क्या प्रोग्रेस किया है, क्या प्रोग्रेस नहीं किया है, सब इडोमोडो के थ्रू क्या करेगा, पेरेंट्स को बताएगा। तो ये टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स कम्युनिकेशन है इडोमोडो, ठीक है। कीवर्ड याद कर लेना कि यहाँ पे क्या किया जाता है, टीचर स्टूडेंट का जो भी प्रोग्रेस हुआ है, जो भी अपडेट हुआ है, टीचर पेरेंट्स के टच में रहता है इडोमोडो के थ्रू, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन है। शेयरिंग असेसमेंट क्यूज रिसोर्स सब क्या जाता है यहाँ पर। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इंगेज, यहाँ पे देखा था कि स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या चीज में इंगेज है, और उसके बाद उसके मम्मी पापा को बता देना, शेयर कर देना ना। आपका बच्चा यहाँ तक है, आपका बच्चा ने, पहले जमाना में तुम देखती होगी पहले वाले मूवी में कि अगर कोई बच्चा कम नंबर लाया तो बोलेगा मम्मी पापा को लाओ, और वो मम्मी पापा को नहीं लाएगा, कोई पड़ोसी कोई जान पहचान को लाके दिखा दिया, यही मेरे मम्मी पापा, मूवी में देखे हम लोग। लेकिन आज के दौर में नहीं होगा, आज के दौर में तो यहाँ पे टीचर ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तुम नहीं बता सकते, डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाता है तुम्हारा। मेरे जैसे तुम मेरे बड़े भाईजान के बेटा डीएवी में पढ़ता है, ठीक है ना। तो डीएवी का सिस्टम क्या, उन लोगों का भी एक ऐप है, जितना भी मेरे बाबू, जितना भी उसका प्रोग्रेस होता है, जितना भी नंबर आया, जो भी नहीं आया, सब मेरी भाभी का मोबाइल में आ जाता है, क्या किया क्या नहीं किया सब आ जाता है। उसी तरह मेरी भतीजी भी पढ़ती है, मतलब मेरे भाईजान की बेटी भी, तो उसका भी जो भी वो क्या आज स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी की है क्या नहीं की है, सब, तो छोटी बच्ची, हाँ सब आ जाता है उन लोगों का ऐप में। तो इडोमोडो बिल्कुल औसी है, पेरेंट्स के साथ क्या जाता है, शेयर किया जाता है, पेरेंट्स के टच में रहता है, और जो भी अपडेट देना रहता है स्टूडेंट के बारे में सब दे देगा कि स्टूडेंट ने क्या प्रोग्रेस किया क्या। और पहले क्या होता था, पहले जमाना में तुम बुलाना अपने पेरेंट्स को, बुला लेकर आना, ठीक है, पेरेंट्स को लेकर आना, पेरेंट्स को लेकर आना, तो उससे क्या होता था कि टीचर लोग भी भूल जाता था, छोड़ दो, जब पेरेंट्स को लेकर ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पर एक बार तुमको चार्ट बनाऊंगी, देखती हूँ मैं सब तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुको। हम लोग जो पढ़े उसका नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तुम लोग बताना मुझे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आएगा बताओ। स्टेशन डॉक्यूमेंटेशन, हाँ वो तो डिफिनेशन पार्ट में बोल रही मॉडल, मॉडल का फुल फॉर्म बताओ मुझे। मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल सही बोली, एक मिनट, एक होगा, रुक जाओ, बिल्कुल, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, मॉड्यूल हो गया। अब ये मुझे बताओ कि दूसरा वाला का नाम बताओ। कैनवा, हाँ चलो कैनवा एडोमोडो, हाँ ठीक है कैनवा, और दूसरा का नाम है एडोमोडो। कैनवा में क्या करते हैं हम लोग, पोस्टर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाएंगे, हाँ पोस्टर बनाएंगे, हाँ कंटेंट भी बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे, और भी बहुत सारा काम कर लेंगे, है ना। इडोमोडो क्या है, ये पेरेंट टीचर के लिए होता है। हाँ यहाँ पे टीचर क्या करता है, टीचर पेरेंट्स के साथ टच में रहता है ना, टच में रहता है, टीचर क्या रहता है, टच में रहता है, किसके टच में, पेरेंट्स के टच में, और शेयर करेगा जो भी अपडेट है ना, जो भी अपडेट है ना, और डिस्कस करेगा क्या प्रोग्रेस हुआ। ये भी समझ में आ गया तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिवीजन भी हो गया है ना।
कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि हम इसको इनडायरेक्ट टीचिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नया नया कोऑपरेटिव लर्निंग को ऐड किया गया, और अगर हम इसको इनडायरेक्ट टीचिंग के साथ पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग लाई हूँ। इसका टाइप लाई हूँ, कोऑपरेटिव लर्निंग का ना टाइप लाई हूँ। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, देखो इसे ये लोग बैठ के कैसे लर्निंग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग इज इधर आ गया, ठीक है ना, एंड instructional strategy that involve group of student working together on a task या प्रोजेक्ट। अगर किसी को कोई टास्क मिले या कोई प्रोजेक्ट मिले, अगर वो लोग एक ग्रुप में काम कर रहा है कि चलो हम लोग इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना, या इस टास्क को हम लोग साथ मिलकर बनाते हैं, तो उसको हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर नॉलेज, वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने नॉलेज को शेयर करें, ठीक ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करें, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। अब ग्रुप में बात करेंगे तो हम लोग रहते से तो नहीं करना, अच्छे से बात करना है, ग्रुप के साथ बैठे हुए अच्छा लैंग्वेज से बात करेंगे, कम्युनिकेशन का भी प्रैक्टिस हो जाता है, कोलैबोरेशन होता है साथ में, लर्नर फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ये याद नहीं करना, खाली समझना है। मान लो कि इन मैथ लेसन ऑन फ्रैक्शन स्टूडेंट कुड वर्क टूगेदर इन स्मॉल ग्रुप टू सॉल्व। बोला कि एक मैथ का टीचर है, मैं एग्जांपल ऐसी लाई हूँ, ठीक है, ये याद नहीं करना है, समझो। कोऑपरेटिंग लर्निंग को कोलैबोरेशन भी बोला था, क्यों, क्योंकि मान लो कि कोई एक मैथ टीचर है, उसने बोला कि तुम लोगों को फ्रैक्शन बना के लाओ, तो फ्रैक्शन क्या करेगा, कोई एक स्टूडेंट बना के नहीं लाएगा, बल्कि एक ग्रुप मिल जाएगा और उसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना, सब बताएगा, थोड़ा थोड़ा अपना व्यू देगा, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है ना, साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में देखते कौन कौन आएगा। अच्छा, कुछ तो हमको लग रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग छूट ही गया है, मुझे लग रहा है मैं पूरा लाई भी नहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ पूरा ही लाई हूँ। एक तो हो गया फिशबॉल कोऑपरेटिव लर्निंग, मुझे देखने दो कौन कौन लाई हूँ मैं। एक हो गया स्नोबॉल, एक हो गया जिग्सा, एक हो गया थिंग्स हेयर फेयर, एक हो गया तुम्हारा रॉन्ड, रॉबिन रॉन का नाम यहाँ पे, रॉबिन रॉन ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, और देखने दो कॉर्नर, टीम वर्ड वेबिंग, अच्छे कंट्रोल कॉर्नर, अच्छी, ये तो एग्जांपल समझाने वाला, अच्छे मुझे और 3-4 करना पड़ेगा जो एग्जाम में बहुत आ रहा है, ठीक है, तो नहीं लाई, ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है। फिश बॉल में क्या याद करना, बहुत बड़ा नहीं याद करना, तुम लोग कीवर्ड से आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में लीसनिंग देखना, लीसनिंग या लिसन लिखा हुआ, खाली पहले कीवर्ड समझो, ठीक है, कीवर्ड समझो, उसके बाद में पढ़ाऊंगी। कोऑपरेटिव फिश बॉल कोऑपरेटिव लर्निंग का कीवर्ड है लीसनिंग। 80% क्वेश्चन तुमसे इसे सॉल्व हो जाएगा इस कीवर्ड से एग्जाम में। हम आरसी को भी यही बताए, आरसी को हम ये पहले पढ़ाए थे, हम इसको बोले थे कि इसका कीवर्ड है लिसनिंग या लेसन, जो भी क्वेश्चन में देखना, बस झट सनी मैच कर देना, या पूछे ऑप्शन दे दिया, पूछे ये कौन सा है कोऑपरेटिव लर्निंग, लिसनिंग देखना, मार देना, ठीक है। लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगी भी, ऐसा बात नहीं कि मैं खाली कीवर्ड दे के छोड़ दूंगी। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या है, फिश बॉल कोऑपरेटिव लर्निंग है, हाँ कोऑपरेटिव लर्निंग है। 2025 में ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक ना। फिश बॉल, एक बार तो तुमसे 2025 जनवरी का क्वेश्चन है, तुमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा तुम्हारा कोऑपरेटिव लर्निंग है, तो उसमें फिश बॉल लिखा हुआ है। फिर अभी जो तुम्हारा जून का क्वेश्चन आया हुआ है, जून में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है इसी से, तो उसमें डिफिनेशन भी दिया हुआ है, तो लिसनिंग से ही मैच हो जा रहा, एक से ही मैच हो गया, आंसर बन जा रहा। चलो आओ, मैं बता रही, ठीक है। फिश बॉल कोऑपरेटिव लर्निंग किसको बोलते हैं, देखो कहीं भी जगह भी नहीं, हाँ यहाँ है, आ जाओ। मान लो कि एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, इसमें ए ग्रुप बैठा हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे ग्रुप ए बैठा हुआ है, इसको बोलेंगे फिश बॉल, ठीक है ना, यहाँ पे जो बैठा हुआ, फिर एक ऐसे, इस ग्रुप के अंदर जो ये लोग बैठे हो ना, ये ग्रुप में बैठे हो, तो ग्रुप ए बोलेंगे। ये लोग डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, जो ग्रुप ए है, जो फिश बॉल है, जो अंदर है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सुन रहे हैं कि जो जो तुम्हारा इनर सर्किल है ना, इनर सर्किल, वो क्या बोल रहे हैं। इन द फिश बॉल कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी स्टूडेंट आर सेपरेटेड इनटू इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल। क्या किया जाता है फिश बॉल में कि 2 सर्किल में बांट दिया जाता है, एक सर्किल एंड 2 सर्किल,
ठीक है, 2 सर्किल में मैंने बांट दिया। उसके बाद क्या हुआ, द स्टूडेंट इन द इनर सर्किल डिस्कस, ये वाला डिस्कस करेगा जो अंदर है। देखो ये लोग जो है ना, ये लोग डिस्कस कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पे ले लेगा, डिस्कस करेगा। जबकि स्टूडेंट इन द आउटर सर्किल, देख लो आउटर सर्किल वाला क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, ये लोग लिसन करेगा और ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, लिसन करेगा और ऑब्जर्व करेगा। जब मैं ये बता दूंगी तो तुम लोग तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। बोले जबकि जो ऑटर स्टूडेंट है, नहीं बाहर वाले जो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, लिसन टू द डिस्कशन। द स्टूडेंट इन outer सर्किल कैन बी प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट इन द इनर सर्किल। तो जो बोल रहा है कि जो तुम्हारा ये वाला ग्रुप है ना, ग्रुप बी, वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, लिसन करेगा। और कोर ग्रुप है ना, कोर ग्रुप, वो डिस्कशन करेगा। कोर ग्रुप डिस्कशन करेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये, और ये जो है ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग फिज बॉल। फिज बॉल में क्या किया जाता है, स्टूडेंट को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट को रखेंगे सर्किल इनर में और कुछ स्टूडेंट को रखेंगे सर्किल आउटर में। जो इनर सर्किल में जो स्टूडेंट बैठ करे, वो क्या करेंगे, कोई टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो आउटर सर्किल में जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं, वो लोग लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम में बस ऑब्जर्व और लिसनिंग कीवर्ड याद कर लो बस, और कुछ नहीं याद करना। ये समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ। समझ में आया तो बोलो, उसके बाद में आगे चलो। आ गया। लक्ष्मी नहीं है क्या क्लास में? हाँ है दी। बोल नहीं रही हो ना, इसलिए मुझे लगा तुम नहीं क्लास। अंजलि तो आई नहीं। नहीं वो लोग बोल रही इसलिए मैं। ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। स्नोबॉल कोऑपरेटिंग लर्निंग, स्नोबॉल भी क्या है, कोऑपरेटिंग लर्निंग है। स्नोबॉल इन द स्नोबॉल कोऑपरेटिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी भाई, स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप एंड given a topic to discuss, the group then come together, share their ideas with the class. स्मॉल ग्रुप में बांट दिए, स्मॉल ग्रुप है ना। इस ग्रुप के हम क्या, इस ग्रुप पे क्या करेंगे, टॉपिक दे देंगे, इस पे टॉपिक पे डिस्कस करो। इन्होंने डिस्कस किया, डिस्कस करके पूरे क्लास में उस आइडिया को जाके बांटेंगे, ठीक है ना, पूरे क्लास में बताएंगे, ठीक है। स्मॉल ग्रुप होता है इसमें, वो स्मॉल ग्रुप में बांट दिया जाता है। और ये क्या करेंगे, इनको एक टॉपिक दिया जाता है, भाई तुम जो स्मॉल ग्रुप है ना, तुमको टॉपिक पे डिस्कस करो। द ग्रुप देन केम टूगेदर, सब करेंगे। फिर ये लोग जब अपना डिस्कस कर लेंगे ना, उस टॉपिक को जाकर पूरे क्लास में शेयर करेंगे। ये बिल्कुल शेयर पेयर जैसा ही है, ठीक है। जाकर शेयर करेंगे, पूरे क्लास को बताएंगे, देखो इस टॉपिक के बारे में ये वो अलान फलान ढिकान बोलेंगे। अरे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखो हम लोग G20 के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। G20 करंट टॉपिक है, तो G20 के बारे में मैंने क्या किया, कोई 12th क्लास के बच्चे को मैंने बोला, मैंने एक स्मॉल ग्रुप बना दिया क्लास से। मान लो कि मैंने क्या किया, 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। 10 बच्चों का मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने बोला कि तुम लोग ना G20 पे डिस्कस करो। इन्होंने G20 के बारे में जो भी नॉलेज लिया, 1999 में आया है ना, इसमें 19 कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है ना। इस तरह से क्यों आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में आया था, ये सब इन्होंने नॉलेज ले लिया। ये इनफॉर्मल ग्रुप है, इनका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, इस तरह से टॉरिका होता है, ये सब पूरा इन्होंने कर लिया। करके अब यही सब इन्होंने जब डिस्कशन कर लिया ना एक दूसरे के साथ, सब अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग अपना व्यू देगा। कोई बोलेगा सुनो सुनो, G20 1919 में आया था, इसके रिस्पॉन्स में आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, उसी के रिस्पॉन्स में आया था। फिर कोई बोलेगा सुनो सुनो, G20 में ना 19 कंट्रीज है, और दो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, और प्लस अफ्रीका यूनियन जो है ना, वो ना 2023 में आके ज्वाइन हुआ है, ठीक है ये। फिर बोलेगा कोई कि सुनो ना, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। अब ये सबको जाके क्लास में लोग क्या करेगा, इस आइडिया को शेयर करेगा। इसी को बोलेंगे स्नोबॉल कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव करके पढ़ाई हो रहा, ठीक है। समझ में आ गया। स्नोबॉल कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप बनाते हैं
और उसके बाद आइडिया को शेयर करते हैं, कोई टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आइडिया को जाके शेयर करेंगे। जिक्सा मेथड ऑफ टीचिंग इज ए स्ट्रैटेजी फर्स्ट डेवलप्ड बाय एलॉट एरोशन ने इसको 1971 में इसको डिस्कवर किया था जिक्सा को। जिक्सा क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग है। लर्निंग स्ट्रैटेजी स्टूडेंट आर डिवाइडेड इन स्मॉल ग्रुप। ये बिल्कुल पता है, तुम बिल्कुल ही तुम देखोगे तो मिलता जुलता ही तुमको मिलेगा सारा ही। कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है साथ मिलकर। जैसे इनको बोला गया कि भाई तुम लोग ना चारों स्टूडेंट को, फिर तुम लोग मेरा बात सुनो, ये जो पजल्स है ना इसको बना के दिखाओ। तो अब ये लोग चारों मिलकर पजल्स को बना लिया, देखिए ना, साथ मिलकर काम किया। तो अब जो ये चार जो ग्रुप है ना, ये तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ बता रही हूँ, रुक जाओ। जिक्सा in the jigsaw cooperative learning strategy, students are divided into a small group and each group is given different part of a topic to learn. सबको अलग अलग पार्ट दिया गया, इसको ग्रीन दिया गया, इसको रेड दिया गया, इसको ऑरेंज दिया गया, इसको ब्लू दिया गया। सॉल्व करके लाओ, ठीक है। द स्टूडेंट देन कम टूगेदर देयर टू शेयर देयर नॉलेज विद द क्लास। ये लोग अपना नॉलेज को लेकर आएंगे कि देखो भाई हम लोग ने ऐसे बनाया और बन गया पजल। एक को ग्रीन, एक को ब्लू, एक को येलो बांट दिया गया था। यूजिंग जिक्सा एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी प्रमोशन है जहां पे पेयर टीचिंग एज वेल एज ग्रुप कोलैबोरेशन होता है। मतलब यहाँ पे भी देखो वही किया गया, क्या किया गया? कोऑपरेटिव लर्निंग किया गया। कैसे? स्मॉल ग्रुप में बांट दिया गया, प्रॉब्लम को उठा के एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को 4 पार्ट में बांट दिया गया। बोला प्रॉब्लम सॉल्व करके एक जगह लाओ। सब इन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किया और एक जगह लाके दिखा दिया। इसी को बोलेंगे जिक्सा। जिक्सा एक क्या है? जिक्सा जो है ये तुम्हारा एक टीचिंग मेथड है और ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, अगर मैं तुम लोगों को जिक्सा मेथड यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगी? कोल्ड वार का बिगिनिंग कैसे हुआ, ये बना के लाना आरसी, ठीक है। कोल्ड वार का ड्यूरिंग क्या हुआ, ये बनाना तो अंजलि, क्या नाम है, सुषमा। कोल्ड वार का एंड कैसे हुआ, ये बनाना तुम, लक्ष्मी, ठीक है। तुम लोग तीनों आदमी, ये अपना बिगनिंग पे काम करेगी और ये अपना ड्यूरिंग क्या क्या ड्यूरिंग हुआ है ना, कोल्ड वार के ड्यूरिंग क्या क्या हुआ, ठीक है। बिगनिंग मतलब क्या हुआ था, क्या रीजन था, ड्यूरिंग में क्या क्या हुआ, एंड कैसे हुआ, ये बनाएगी लक्ष्मी। तीनों बनाकर लाकर एक जगह कोल्ड वार को पूरा बना देगी। एक मिनट रुक जाओ, पर नीचे क्यों हो रहा। तो इस तरह तुम लोग क्या करोगी, पूरा कोड वार लाकर मुझे दिखाओगी, पूरा पजल्स के तौर पे तुम लोग लाकर एक जगह सजा दोगी कि लीजो हो गया, है ना। तो मैं क्या, जब उस तीनों को मिलाऊंगी, बिगिनिंग को ड्यूरिंग को और एंडिंग को, बन गया पूरा कोडवार, बन गया ना पूरा कोडवार का हिस्ट्री, बना ना कोडवार का हिस्ट्री। इसी को बोलते हैं जिक्सा मॉडल, है ना। और इसमें तुम्हारा कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। थिंक पेयर शेयर बिल्कुल ऊपर वाला ही जैसा है, थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर जो है इसको दिया था फ्रैंक लेमन ने, ठीक है ना। ये कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसको इसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रैंक लेमन ने। यहाँ पे क्या होता है कि थिंक टीचर बिंग बाय आस्किंग ए स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट, स्टूडेंट थिंक अबाउट व्हाट दे नो हैव लर्न अबाउट द टॉपिक। टीचर क्या करते हैं कि स्टूडेंट को दे देगा, जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ पहले अच्छे से समझ में आएगा। टीचर ने एक स्टूडेंट को लिया, इस स्टूडेंट को बोला चलो मैं इसको दे देती हूँ कोई टॉपिक, ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ ब्रिक्स। इस टॉपिक पे तुम प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। ये क्या करेगी, सोचेगी, पूरा थिंक करेगी, कैसे बनाऊं, क्या करूं, कैसे क्वेश्चन आंसर बनाऊं, कैसे ये करूं, है ना, पूरा ऐसे करके सोचेगी, थिंक करेगी। थिंक करके क्या करेगी, बोली कि मैं अकेला नहीं बनाऊं, चलो मैं एक पेयर बना लेती हूँ, अपना क्लासरूम से कोई अपनी फ्रेंड ले ली, पेयर बना ली, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर पूरा ब्रिक्स पे इंफॉर्मेशन लिया, पूरा जानकारी लिया, नॉलेज लिया, पूरा प्रोजेक्ट बनाया और क्लासरूम में आके शेयर कर दिया। थिंक पेयर शेयर। इसको टीचर ने टॉपिक दिया, इसने बोला मुझसे अकेला नहीं होगा, मैं एक पेयर बना लेती हूँ, पेयर मतलब मैं अपनी फ्रेंड बना लेती हूँ, बना लिया, बना के इसने पूरे क्लास में आके शेयर कर दिया, इन दोनों ने आके।
ठीक है, इसी को बोला जाता है थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर में क्या फायदा होता है समझो। ये जो तुम वही बात बोलेगी, पहले थिंक फिर पेयर बनाएगी। टीचर ने क्या किया, दे दिया एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, तो उसने खूब सोचा उस टॉपिक के बारे में। ईच स्टूडेंट शुड पेयर, अपना एक पेयर बनाएगा। अनदर स्टूडेंट या कोई स्मॉल ग्रुप ही बना ले, पेयर जरूरी नहीं कोई दो ही बनाए, कोई स्मॉल ग्रुप भी बना के उसको पेयर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो या तुम अपना कोई दूसरा स्टूडेंट को या पेयर दो आदमी मिलके बना लो। उसके बाद क्या होगा कि शेयर किया जाए, स्टूडेंट शेयर देयर थिंकिंग, उसने जो थिंक किया, ठीक है, जो उन्होंने बनाया अपने पार्टनर के साथ मिलकर, वो क्या करेगा, जाके उसको शेयर कर देगा पूरा होल क्लासरूम में कि हमने ब्रिक्स के बारे में मैंने ये चीज पढ़ा, ठीक है, कि ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले 2001 में बात हुआ, 2000 में हुआ, 2009 में पहली मीटिंग हुई, ऐसे करके 2010 में तुम्हारा अफ्रीका यूनियन, ये अफ्रीकी साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। अभी ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है, ये सब वो जाके बताएगा, क्लास में शेयर करेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पिंक शेयर, क्या बोलेंगे, थिंक पेयर शेयर। और ये क्या है, इससे बेनिफिट क्या होता है तुम्हारा, थिंक पेयर शेयर से बेनिफिट क्या होगा कि तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना स्टूडेंट के अंदर इनहांस होगा। सोचोगी आखिर ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स है क्या चीज, ये है क्या जो सर ने हमको ये टॉपिक दिया। ओ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है, और भी इसमें आके मेंबर कंट्री 5 ऐड हो गया है। 4 तो 2024 में ऐड हुआ है और एक आके 2025 में ऐड हुआ है, टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हो गया है। अच्छे, ठीक है ना। इस तरह से करके तुम पूरा सोचोगी, तुम्हारे अंदर एक स्किल, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, तुम्हारे अंदर स्किल इंप्रूवमेंट होगा, लिसनिंग का, रीडिंग का, कॉम्प्रहेंशन, बड़ा बड़ा तुम कॉम्प्रहेंशन को पढ़ लोगी। क्यों भाई, अब मेरे बात सुनो, तुम अगर तुम खुद से ही अगर जैसे कोई कोई काम कर रहा, तो तुमको इस चीज में हैबिट हो जाएगी। जैसे मुझे कितना भी बड़ा रहता है कोई चीज, तो मैं उसको पीछे नहीं हटती, मैं बोलती कि लाओ उसको मैं बना देगी, क्योंकि मेरा हैबिट हो गया। तो और इससे क्या होता है, कोलैबोरेशन में हेल्प मिलता है, प्रेजेंटेशन स्किल आता है, थिंक पेयर शेयर करने का, ठीक है। ये भी तुम्हारा कोऑपरेटिव लर्निंग था जो कि कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम में 2 बार आया, 2024, 2000 नहीं 2025 जनवरी, 24 में हम इसको देखें याद नहीं आ रहा देखें कि नहीं, लेकिन हम इसको 25 में देखें, जनवरी में और जून में भी देखें ये वाला क्वेश्चन। इसका पूरा नाम है रॉन्ड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। एक बात देखो, सबका सबका ना एक ही बात लिखा हो, बड़ी कंफ्यूजिंग है ये लोग। रॉन्ड रॉबिन एक कोलैबोरेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स है, जहां पे ऑल टीम मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इक्वली। पिक्चर देखो, रॉन रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग, सब बैठा हुआ इक्वली बैठा हुआ, ठीक है। इन जनरेटेड आइडिया, सब अपना अपना आइडिया देंगे, ये लो ये लो ये लो, सब आइडिया दिया। दिस मेथड इनकरेज इंक्लूसिविटी, बिल्ड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग। ये क्या होगा, ये मेथड तुमको इंक्लूसिव, सभी को ऐड करेगा और बिल्ड करेगा एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यहाँ पे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बन जाएगा। क्यों, सब अपना अपना माइंड लगा के कुछ ना कुछ आइडिया दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बिल्ड हो रहा है, क्रिएटिविटी थिंकिंग आ रहा है ना, क्रिएटिविटी थिंकिंग, सोचने वाला। तुम कभी कोई चीज को करो बार बार खुद से, ठीक है, तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए क्रिएटिविटी आ जाएगी, ठीक है, तुम उसके बारे में सोचने लगोगी। तो रॉन्ड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या किया जाता है, एक स्मॉल ग्रुप को टॉपिक डिस्कस करते, एक स्मॉल ग्रुप रहता है, और ये लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक ले लेंगे, उसी पे डिस्कस करेंगे, और सब अपना अपना आइडिया देगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तुम देखो सब सारा ही सेम है ना, खाली तुम देखी होगी तो वो वाला क्या नाम है, फिश बॉल थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सभी में स्मॉल ग्रुप बनाया जा रहा है, सभी में स्मॉल ग्रुप बनाया जा रहा है। कंफ्यूजिंग बहुत है ये बात तो है। कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या है, एक कोऑपरेटिव लर्निंग है। यहाँ पे क्या किया जाता है, मैं देख लूँ, मैं कॉर्नर का पिक्चर लाई हूँ क्या, कि भूल गई हूँ, मैं लाना ही भूल,
कोई बात नहीं, आ जाओ। कॉर्नर्स क्या है, ये भी तुम्हारा एक कोऑपरेटिव लर्निंग का तरीका है। बोले एक स्ट्रैटेजी है जहां पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम डिजाइन एज अ कॉर्नर, मतलब ये क्लासरूम है, इस कॉर्नर में इतना स्टूडेंट को बैठा दिए, इस कॉर्नर में इतना स्टूडेंट को, इस कॉर्नर में इतना स्टूडेंट को, इस कॉर्नर में इतने स्टूडेंट को बैठा दिया, ठीक है। ईच रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, टॉपिक एंड आंसर। एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे सबको अपना अपना व्यू देगा। एक कॉर्नर से कोई बोलेगा, फिर इस कॉर्नर से बोलेगा, फिर इस कॉर्नर से बोलेगा। ये काम कैसे करता है, स्टूडेंट चूज ए कॉर्नर बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग। अपने ओपिनियन, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक कॉर्नर चूज कर लेगा, और उस कॉर्नर के वो क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म इन ईच, और अपना ग्रुप बना लेगा। इस कॉर्नर में एक ग्रुप, 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 और वो लोग अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, each groups here they are reasoning with the classes, encourage peer discussion, critical thinking, respect for diverse perspective। बोला ये कोऑपरेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब कोई अपना अपना ओपिनियन देगा, सब कोई टॉपिक लेगा, उसके बारे में बोलेगा, उस कॉर्नर का, उस कॉर्नर का, सब अपना अपना ओपिनियन देगा, है ना। एक दूसरे को क्या करेगा, जब एक पेयर को बताएगा देखो ना इसका बारे में ये होगा, मान लो कि तुम्हारा G20 के बारे में, तो कोई बोलेगा सुनो ना G20 में ना, G20 में स्पेन जो है ना ये परमानेंट इन्वाइटी होता है, तो दूसरा पेयर बोलेगा, इनकरेज करेगा, वाह बहुत अच्छा तुमको तो पता है। इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है लोगों में, और बहुत सारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव आएगी, सब अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे G20 के बारे में, अलग अलग बात बताएंगे, है ना। तो इस तरह से एक अलग पर्सपेक्टिव आएगी। तो कॉर्नर सिर्फ नाम याद करना, जो और कुछ नहीं किया हुआ, नाम तो नाम याद रख लेना कॉर्नर, बाकी माइंड में तो तुमको कॉर्नर से पता चला क्या। टीम वर्ड वेबिंग, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे तुमको एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। ये तुम्हारा वेब, तुमको इसको जाल के जैसा बनाना है, तुम इस इन्वायरमेंट को जाल जैसे बनाना, मैं बता रही हूँ कैसे, रुक जाओ, ये वाला पिक्चर देखो। बोला कि काम कैसे करेगा, देखो तुमको कोई टॉपिक दिया कि इन्वायरमेंट पे प्रोजेक्ट बनाओ, स्टूडेंट क्या करेगा, डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप में बच जाएगा। ईच ग्रुप राइट ए इन्वायरमेंट इन द सेंटर ऑफ ए लार्ज चार्ट पेपर एंड देन क्रिएट वेब ऑफ रिलेटेड वर्ड एंड आइडियाज। हम लोग किस पे बनाना है, पॉपुलेशन पे, ये इन्वायरमेंट पे, सॉरी। तो मैंने क्या किया, इन्वायरमेंट में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, ये लोग क्या करेगा, इस तरह से जाल बनाएगा, इसको जाल बनाएगा, जाल देखो कैसे, वेब बनाएगा, नेटवर्क वेब। बोलेगा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कैसे हो रहा, एक तो वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होने का वजह क्या क्या है तुम्हारा, आज हम बताए थे, रिवर है, एग्रीकल्चर है, मैनमेड भी है, ये मैंने प्रोजेक्ट में लिखा। फिर मैंने बोला कि इन्वायरमेंट तो एयर की वजह कर भी बर्बाद हो रहा है ना, उससे भी पॉल्यूटेड हो रहा है। अच्छा, इन्वायरमेंट में एनर्जी भी निकलती है इन्वायरमेंट, अच्छा, इन्वायरमेंट में ट्री भी बहुत जरूरी, इस तरह मैंने जाल बनाऊंगी सब। इन्वायरमेंट में क्या है, मैन भी जरूरत है, इन्वायरमेंट में मैन भी जरूरत है, लेकिन मैन ही तो सबसे ज्यादा मोस्ट मोस्ट पॉल्यूशन कौन कर रही है, इन्वायरमेंट को मोस्ट पॉल्यूटेड मैन कर रही है, ये मोस्ट पॉल्यूटेड है ना, इंसान क्या कर रहा है, ये मोस्ट पॉल्यूशन, ये ये क्या करी इंसान, इस तरह पे मैं पूरा जाल बनाऊंगी, ऐसे एक जाल टाइप का, फिर यहाँ से निकालूंगी, फिर यहाँ से निकालूंगी, फिर यहाँ निकालूंगी, इस तरह से एक वेब बना लूंगी। इसी को बोला जाता है टीम वर्ड बेबिंग। मैं भी तुमको कोई चीज का वेब बना के दिखाती हूँ, चलो अपने टॉपिक का कोई बनाती हूँ। मान लो कि मैं बना रही हूँ लोकसभा का, तो मैं कैसे बनाऊं, लोकसभा में टोटल टोटल स्ट्रेंथ कितने होते हैं, 550, बट अभी करंट कितने हैं, 543, इस तरह से बना दी मैं, ठीक है। तो अब इनको कैसे बांटा गया है, 400 नहीं, 524 और 19 इधर, ऐसे करके बांटा गया है। इधर यूनियन टेरिटरीज में 530 तुम्हारा स्टेट में, या यूनियन टेरिटरी को 20 दिया गया, ठीक है ना। ऐसे करके मैं वेब बनाऊंगी। उसके बाद लोकसभा को पावर मिला है ज्यादा किसी कंपेरिजन, इस तरह से हर एक बात इसका मैं लिखूंगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे सबसे इसका मेन फीचर है कि मनी बिल यही इंट्रोड्यूस होता है,
मनी बिल यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता, इसका यूनिक फीचर है। उसके बाद राज्यसभा के मुकाबले में इसका पावर कम क्या है कि राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा ने इससे पूरा पूरा मैं एक नेटवर्क जैसा बनाऊंगी। राज्यसभा इससे पावर में कैसे ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, क्योंकि राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम करवाती क्रिएट करवाती है ना, सिविल सर्विस क्रिएट करवाती है, तो इसलिए इसका पावर ज्यादा। इस तरह से पूरा वेब बनाऊंगी। तो ये जब मैं वेब बनाऊंगी तो मुझे तो पूरा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी रैंडमली बना लूंगी। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग इन टीम क्रिएट ए वेब वर्ड। वर्ड को वेब में क्रिएट करेंगे नेटवर्क के जैसा। अब कोई भी टॉपिक ले लिए, कोई भी टॉपिक ले लिया उसको पूरा वर्ड में मैं निकाल दूंगी। ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लिए उसको वर्ड में बना दिए। जैसे कि अभी अगर मैं तुमको कोऑपरेटिव लर्निंग का वेब बनाऊंगी, चलो मैं उसी से तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। एक नंबर यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर कोऑपरेटिव लर्निंग का बनाना होगा वेब, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि लिखूंगी यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग। एक हो गया। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर क्या आएगा, फिश बॉल। ठीक है, फिश बॉल पहला। फिश बॉल का, फिश बॉल का कीवर्ड, फिश बॉल क्या है, लिसन है इसका कीवर्ड। हाँ बिल्कुल, इनर आउटर सर्किल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो होता है ये डिस्कस करता है ना, ये वाला क्या करता है, लिसनिंग करता है। इस तरह से मैं बनाई। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगी स्नोबॉल। स्नोबॉल, ये क्या करता है स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या करता है, स्टूडेंट को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और फिर जो आइडिया उसको जाके स्टूडेंट के सामने शेयर करता है। जिक्सा, जिक्सा क्या है तुम्हारा, कोऑपरेटिव लर्निंग है। अब जिप्सा का जो भी फीचर, ये भी तो ये भी क्या करता है, स्मॉल ग्रुप में ही बांट देता है। सबका तो एक ही फीचर है बाबा। फिर ये क्या है तुम्हारा, थिंक, एक आएगा थिंक पेयर शेयर। अच्छा, कोऑपरेटिव लर्निंग जितना भी होता है सब इनडायरेक्ट टीचिंग में भी आता है। ठीक है ना, थिंक पेयर शेयर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कि यहाँ पे पहले एक लड़की रहेगी, इसको कोई टॉपिक दिया जाएगा तो ये थिंक करेगी, है ना, ये क्या करेगी, थिंक करेगी। फिर जब दो लड़की हो गई तो पेयर बन गया। फिर क्लासरूम में जाके लोग शेयर कर देंगे, हो गया थिंक शेयर पेयर। ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारा आ गया रॉन्ड। हाँ, रॉन्ड होता है ना, रॉन्ड ही था ना, रॉन्ड रॉबिन, रॉन्ड रॉबिन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्या करता है भाई, तो ये भी वही करता है, स्मॉल ग्रुप बना के को टॉपिक को लेकर डिस्कस करेगा। उसके बाद एक का नाम है कॉर्नर। फिर उसके बाद है तुम्हारा टीम वर्ड वेबिंग, वेब बनाना जो बना देती है ना, ये हो गया तुम्हारा क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग का सारा फीचर। मुझे लग रहा है एक दो को छूटा है और भी होना चाहिए, ठीक है मैं देख लूंगी ना, तो ठीक है काफी, इससे सारा से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये वाला समझ में आया, कोऑपरेटिव लर्निंग। बताओ अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो समझ में आ जाएगा, चलो सॉल्व ही कर लो पहले, थोड़ा सा सॉल्व करोगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा ना। मुझे देखने दो कौन सा तुम्हारा है इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ ये वाला करो, ये फॉरन कर लोगी तुम लोग। ऑप्शन ए,
तुम लोग बोलो लक्ष्मी और सुषमा। हाँ दी ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बोलो। 2 नंबर ऑप्शन 2। ए सी डी, ए सी डी। बोल रहे ना कि मेरा थोड़ा अभी लाइन कटेगा तो इन्वर्टर लग रहा है। ठीक उड़ है, गया था ना इन्वर्टर, वही लग रहा है तो ना मेरा लाइन चला जाएगा तो कट जाएगा कनेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, जो छूट जाएगा तुम देख लेना, है ना। ये सॉल्व करो। स्टुअर्ट हॉल का रीडिंग टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करो। ऑप्शन बी 2 नंबर सी डी ई। ये बहुत बड़ा है, क्वेश्चन सॉल्व करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट कौन कौन सा है इसमें? सी डी ई ऑप्शन 4। बोलो और तुम लोग। ऑप्शन 1 एक सेकंड, हाँ ऑप्शन 1 होगा, सॉरी। ए बी सी डी सभी आएगा ना, सभी तो आ जाएगा तुम्हारा। हाँ। जल्दी हड़बड़ा के नहीं बोलने का, ठीक है, एग्जाम में फिर गलत हो जाएगा। प्याजे ने कितनी तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया था? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। हाँ ये हो गया ना, ये हो गया, ये बार बार आ रहा है। नहीं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन सर को तो मुझे देखने। नहीं नहीं, ये तो पुराना क्वेश्चन, मतलब ये टीचिंग उचिंग वाला। मुझे लग रहा है मैं और क्वेश्चन नहीं आया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं, और है ना वो वाला। ये नहीं था, और भी था नहीं क्वेश्चन, मैं देख लेती हूँ। नहीं, ऊपर तो मैं क्वेश्चन रखी नहीं है। ठीक है, ठीक, चलो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो आराम से हो जाएगा तुम लोग, है ना। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट किसने दिया? वोगेस्काय ने दिया। इसको लव वोगेस्काय बोल, है ना, इसको लव वोगेस्काय बोलते हैं। इन्होंने दिया था जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट। John of proximal deployment refer to the difference between what a child can do on his own and help he need from someone with a recognized expertise या subject matter। बोला कि John of proximal deployment क्या है? एक ऐसा जोन जो तुमको ये बताएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, वो तुम खुद से सॉल्व कर पा रही हो या तुमको किसी की जरूरत है, ठीक है ना। बोल रहा है कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोयमेंट में ये क्या है कि जो चाइल्ड है ना, तो क्या एक चाइल्ड अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पा रहा है? व्हाट ए चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ऑन, खुद से कर पा रहा कोई प्रॉब्लम, या उसको दूसरे समवन की जरूरत है? कल 15 अगस्त है, पता है ना तुम लोगों को? तो ये समझो, तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोयमेंट का मतलब क्या है कि एक लर्नर जो है वो कैसे सीख रहा है? कैन डू, अपने से कर रहा है, या विद कैन डू विद द हेल्प, मतलब किसी के साथ हेल्प ले रहा है, या विदाउट हेल्प। कैन डू विद हेल्प, मतलब क्या वो किसी के हेल्प से वो काम कर रहा है, या किसी के विदाउट हेल्प, या किसी के हेल्प से काम कर रहा है, या किसी से बिना हेल्प लिए हुए काम कर रहा है। इसी को बोला जाता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोयमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोयमेंट का। ये क्वेश्चन ही एक्चुअल में है कि जास्मिन ने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास की यूज करती है 5 क्वेश्चन, समझो ये सब मैथ क्यों बनाएंगे, यहाँ पे आओ डायरेक्ट। ये ना जास्मीन है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, ये प्रैक्टिकल कर रही थी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल कर रही थी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। बट रीडिंग वाज नॉट करेक्ट व्हेन शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। वो बार बार कर रही थी वो, है ना, बार बार 5 ml लेती है, बार बार लेती, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एग्जाम ना बार बार खराब हो जाता, मतलब करेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। वो प्रैक्टिकली करके देख रही, क्योंकि केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी तो लैब में ही करेगी जाके, ठीक है। लैब में वो पैप को बार बार उसने 5 ml लेके कर रही थी अपना प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, लेकिन वो बार बार हेल्प
बार बार नॉट करेक्ट दिखा रहा था, मतलब हेल्प नहीं हो पा रहा था। तो वो क्या हो गई, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई। तो क्या होगा, हर फ्रेंड रंजिता गाइड करेगी उसको, ठीक है ना, उसको गाइड करेगी। हर टू टोल्ड द पाइप टाइप करेक्टली एंड ड्रॉप केमिकल प्रॉपरली। जैसे पाइप टाइप जो है उसके अंदर बार बार वो 5 ml डालती थी, लेकिन बार बार उसका जो एक्सपेरिमेंट लैब में जो है ना, वो बार बार उसका इनकरेक्ट हो जा रहा था, प्रैक्टिकल करके देख रही थी, केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी। तो अब उसकी स्टूडेंट जब उसको हेल्प की तो वो ठीक बना ली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगी, जब तुमको कोई हेल्प करे, जब तुम विदाउट किसी हेल्प का काम करे, तो वो क्या हो जाएगा, जॉन ऑफ प्रैक्सिमल डिप्लोमेंट, ठीक है ना। जॉन ऑफ प्रैक्सिमल डिप्लोमेंट में क्या होता है, या तो तुम खुद से करो विदाउट हेल्प, या तुम या तुम किसी के हेल्प से करो, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोला, बाकी तो हल्का ही था, तो उतना समझाने लायक है नहीं। हाँ, ये समझाएंगे, ठीक है। पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब क्या होता है समझ लो। पेडागोजी को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। ये एक मेथड है और प्रैक्टिस है चिल्ड्रन के टीचिंग के लिए। जब हम चिल्ड्रन को पढ़ाएंगे ना, तुम देखी होगी कि बीएड क्यों किया जाता है, मतलब एक चाइल्ड डेवलपमेंट एक बुक होता है वो सब पढ़ने के लिए, मतलब बीएड में सुनते वो सब भी पढ़ाया जाता है, वो बुक जिसको बोला जाता है चाइल्ड जो डेवलपमेंट। पढ़ाया जाता है, जितना आप पढ़ा रहे हैं ना, लर्निंग मैनेजमेंट हाँ सिस्टम, ये हाँ, जितना टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना चीज है पूरा बीएड बेस्ड। बीएड में है। और ये तुम पढ़ी थी चाइल्ड डेवलपमेंट, वही तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ही सब आएगा, हाँ ये हाँ, सारा ही सब तो कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आएगा। हाँ, सारा ही चाइल्ड पूरा डेवलपमेंट में। टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड पूरा बेस्ड दिया हाँ, हुआ है। तो ये तो सारा तुम्हारा चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आएगा, टीचर स्टूडेंट को कैसे कैसे पढ़ाना। तो पेडागोजी किसको बोलेंगे, जब बच्चों की टीचिंग के लिए हम प्रैक्टिस को मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। मान लो कि ये बच्चा है, ठीक है, बहुत मोटा बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है ना। इस बच्चा के लिए हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी टीचिंग के लिए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं ना, उसको हम लोग पेडागोजी बोलेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे जो टीचर अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है ना, पेडागोजी कर रहा है ना, ठीक है, चिल्ड्रन को टीच कर रहा है ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट लर्नर होते हैं। जब टीचर पेडागोजी अप्रोच को यूज कर रहा है ना, टीचर क्या कर रहा है, चिल्ड्रन को टीचिंग करने के लिए प्रैक्टिस यूज कर रहा है, मेथड को यूज कर रहा है, यानी पेडागोजी अप्रोच अपना रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर होगा वो इंडिपेंडेंट टीचर तो नहीं, स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी। जो स्टूडेंट होगा, चिल्ड्रन जो होंगे वो डिपेंडेंट लर्नर कहलाएंगे, बिकॉज वो जो भी करेंगे टीचर पे डिपेंड, टीचर जो बोलेंगे स्टूडेंट वही करेंगे, क्योंकि बच्चा है, चाइल्ड है ना, तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा। टीचर उसको जो बोल दे, जैसा बोल दे, उसको करना ही पड़ेगा, है ना। हर एक चीज के लिए उसको टीचर पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो बोला कि जो पेडागोजी है ना, ये चिल्ड्रन लर्निंग होता है, चिल्ड्रन का लर्निंग होता है। लर्नर यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं और टीचर यहाँ पे टेक ए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर होता है, ठीक है। लीडिंग द लर्निंग, कैसे लर्निंग पढ़ाना है, लीड लर्निंग को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा टीचर के ऊपर होता है। इसलिए जो पेडागोजी है ना, वो टीचर सेंटर अप्रोच है, माइंड में रख लो, क्या है, टीचर सेंटर अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद आया एंड्रागोजी। एंड्रागोजी किससे जुड़ा हुआ, अडल्ट, ठीक है। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जब मैं जब मैं टीचिंग के लिए कोई प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई मेथड यूज कर रही हूँ अडल्ट को पढ़ाने के लिए, तो वो कहलाएगा एंड्रागोजी। जब मैं किसी अडल्ट को पढ़ा रही हूँ और उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करूंगी, तो वो कहलाएगा एंड्रागोजी, ठीक है ना। यहाँ पे जो लर्नर होगा ना, वो इंडिपेंडेंट लर्नर होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होता है, देखो, इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होगा। यानी जो अडल्ट का लर्निंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रागोजी, ठीक है। अडल्ट के लर्नर को क्या बोलेंगे, एंड्रागोजी। लर्नर बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पर, लेकिन टीचर जो होता है ना, अब इतना भी तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो गए कि तुमको टीचर का जरूरत ही नहीं है। टीचर यहाँ पे होता है फैसिलिटेटर के तौर पे, तुमको गाइड करेगा। जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होता है ना, वहां पे हम टीचर को डिलीट नहीं कर सकते हैं, टीचर को रहना ही पड़ेगा। टीचर तुमको एज ए फैसिलिटेटर हेल्प करेगा, गाइड करेगा, इसको बोलेंगे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्या स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर, गाइडर,
गाइड के जैसा काम करेगा, ठीक है ना, गाइड गाइड करेगा तुमको, ठीक है। हुटागोजी किसको बोलते हैं? सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। तुमको किसी की जरूरत नहीं है, हर चीज तुम खुद करोगे, सेल्फ डिटरमाइन हो गए हो तुम, है ना। इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा अगर कोई बड़ा वर्ड है ना, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, खुद पे ही डिपेंड करना। हुटागोजी का मतलब होता है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। लर्नर मोटिवेट टू सेटिस्फाई कॉम्पिटेंस नीड। लर्नर सेट ए लर्निंग आउटकम। लर्नर खुद ही सेट करेगा कि मेरा लर्निंग का आउटकम क्या होगा, क्या होगा, कैसे, सब लर्नर सेट करेगा। लर्नर रिसीव करता है गाइडेंस एंड फॉर्मेटिव फीडबैक। यहाँ पे लर्नर बहुत ही ऑटोनोमस होगा और कैपेबिलिटी होगी, ऑटोनोमी बहुत ज्यादा होगा। जेरांटोलॉजी, ग्रांटोलॉजी इसको बुलाता है, ये स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज की स्टडी के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जेरांटोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड रुको, तो इसको जिरांटो, ये ग्रांटो, मैं इसको पढ़ती थी ग्रांटो जिरांटो करके, रुको एक सेकंड रुकना है। जिरांटोलॉजी, ठीक है। जिरांटोलॉजी जो होता है ना, मुझे कंफ्यूज लग रहा था इसलिए मैं बोली चलो देख लेते थोड़ा। जिरांटोलॉजी जो होता है ना, ये ओल्ड ओल्ड अडल्ट की स्टडी, या बहुत ज्यादा जिसका एज हो गया, बूढ़े लोग है ना, ओल्ड एज वाले, ओल्ड एजिंग वाले लोग, उनकी स्टडी से जुड़ा हुआ है जिरांटोलॉजी, ठीक है। एंड्रोगोजी अभी मैं पूछूंगी तो मुझे बताना है, रुक जाओ। पेज ऊपर करने तो उसके बाद में अच्छा। मुझे बताओ पेडागोजी किस लिए होता है? बच्चों के लिए, हाँ, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। क्लास जल्दी अगर ये पीपीटी खत्म हो जाएगा ना, तो सुबह में जो बचा हुआ है ना क्वेश्चन एमसीक्यू वो कर लेंगे, ठीक है, सुबह वाला। उसके बाद मुझे बताओ एंड्रागोजी, ये होता है बड़ों के, अडल्ट के लिए, हाँ, ठीक है। उसके बाद बताओ हुटागोजी, सेल्फ डिटरमाइंड के लिए होता है, हाँ, सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ डिटरमाइंड लर्नर या लर्निंग। उसके बाद जिरांटोलॉजी, ये ओल्ड के लिए होता है, हाँ स्टडी बिल्कुल, ऑफ ओल्ड एज। हाँ, जिरांटोलॉजी हो गया तुम्हारा स्टडी ऑफ एजिंग, है ना, या ओल्ड एज कर दो, जो भी बोल दो। ये कंप्लीट हो गया, तुम लोगों को याद हो गया। चलो दूसरा स्टार्ट कर लो। मैं क्या बोली, मैं न्यू टॉपिक और ओल्ड टॉपिक को मिला के लाई हूँ, है ना। स्वाइम भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, तब ऊपर नीचे जाएंगे ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड्रोगोजी, ये सॉल्व करो, हाँ एंड्रोगोजी, ये वाला जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट। ऑप्शन ए, है ना, विदाउट या हेल्प, है ना। हम्म, चलो तुम लोग को तो टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक समझ में आ गया, है ना। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये। अच्छा स्पीड में प्लीज तुम लोग ये मत करना, जाके रिवीजन करना क्लास में, ठीक है, रिवीजन करना तुम लोग। वो ऑप्शन हम ऊपर देखे नहीं थे नहीं कि देखो तो एग्जाम में फिर यही गलती हो जाएगा ना, यही तो सीखना है। यही होता है, एग्जाम में यही तुमको होता अप्लाई है करना है, कई बार। सुनो, एग्जाम में तुमको अप्लाई करना रहता है, तो तुम यहाँ पे सीखो, टाइम ले लो, तो मैं तो ये तो नहीं बोलती तुम जल्दी बताओ, नहीं तो मैं हटा दूंगी, मैं तो ये नहीं ना बोल रही हूँ। कोई टाइमिंग तो नहीं लगा के सेट रखी, तो तुम लोग अच्छे से सोच कर दिया करो, ठीक है। मैं और क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं डिलीट कर दूँ, आ जाओ एक बार ये, मतलब ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा, आ जाओ। स्वाइम क्या है, ठीक है ना। स्वाइम जो है, इसका मैं फुल फॉर्म लाऊं कि नहीं लाऊं, एक सेकंड रुको, तो मैंने चीज गैप कर दी, तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव, हाँ हाँ यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक ना। स्वाइम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है
जो फैसिलिटेड होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्स के लिए तुमको क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तुमको जो भी कोर्स करना जाके कर लो, ठीक है ना, बिल्कुल क्लासरूम की जगह तुमको एक्सेस होगा। हाँ, इसका मेन बात क्या है कि ये एनी वन, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, एनीवेयर कहीं भी कर सकता है, एनी टाइम कहीं भी कर सकता है। जब मैं हाईलाइट की तो इसका मतलब याद करना है, सो आई एम एनी वन, एनीवेयर, एनी टाइम, ठीक है। सो आई एम जो है, अच्छा इस बार क्वेश्चन आया था ना, मॉक, इसका फुल फॉर्म आया था ना, इतना हल्का है, एम ओ का फुल फॉर्म आया। स्वयं जो है ये ऑफर करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्स। ये जो है ना, ये ऑनलाइन कोर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, बहुत वैरायटी में। तो यहाँ पे मैसिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है स्वयं पे क्या है, मैसिव यानी बहुत ज्यादा, ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। स्वयं जो है ना, इसका एक्रोनिम है स्टडी बेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तुम लोग को मेरे ख्याल से याद ही होगा, तो थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंस्पायर करना, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस एंड डिलीवर। स्वयं का पर्पस है कि हम चाहते हैं कि बेस्ट कंटेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड हो, बेस्ट क्वालिटी में डिलीवर, जो स्पीच भी जो डिलीवर हो ना, जो कंटेंट प्रोड्यूस हो, जो कंटेंट डिलीवर हो, वो बिल्कुल क्वालिटी में होना चाहिए, भी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास रखा गया है ना, 9 क्लास, अब एक बात सुनो, 9 तुम्हारा ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, 9 तुम्हारा ऐसे भी लिखा हुआ, तुमको पकड़ना है कि 9 है, ठीक है ना, इसलिए मैं दोनों लिख कर आई। 9 क्लास से पीजी स्टूडेंट तक ये है स्वयं, 9 क्लास से लेकर पीजी स्टूडेंट तक का स्वयं है। बोला एक्सिस होगा एनी वन, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी कभी भी कोई भी पर्सन इस पे जा सकता है स्वयं पे, ठीक है। स्वयं जो है इसका कुछ एम है, अचीव करना, ठीक है। क्या अचीव करना, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। अगले साल तक तो ये क्वेश्चन लीड पे था, इतना पूछा जा रहा था, अगले साल तक का जब एग्जाम हो रहा था, तो वो सब ये पता नहीं, आप इस बार हम उतना क्वेश्चन पूरा चेक किए नहीं है, अभी एक एक करके चेक कर रहे हैं। स्वयं का एम होता है अचीव करना क्या, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। देखो कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन सा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी आर भी आएगा, ये तो कंफ्यूजन मत होना। इसका प्रिंसिपल जो है ना, वो है एक्सेस, हमको सभी तक का, गांव गांव तक का एजुकेशन को एक्सेस करना है। इक्विटी, जिसके अंदर जो रह गया ना, उसका काम ही पूरा करना है मुझे, जिसके अंदर जो नहीं है वो भरना है। क्वालिटी, क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है, क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है। ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करना है, स्वयं का पर्पस है, ओके। स्वयं है क्या, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्वयं ट्राई टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्टूडेंट थ्रू द वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर के थ्रू क्या करता है, बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है ना। ये चाहता है स्वयं, मतलब ये सोचता है कि अच्छे से अच्छे तुम्हारा वीडियो प्रोवाइड हो, अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड हो, अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड हो, ठीक है ना। स्वयं को इनिशिएटिव्स कौन, ये एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि अब ये नहीं है वैलिड, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी नहीं, ये मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है ना, जो आता है वो पढ़ाऊंगी, इसको अब इनवैलिड कर दीजिए। कब आया था ये देखो, लॉन्च कब किया गया था, 9 जुलाई 2017 में। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे ना, इन्होंने ये लॉन्च किया था इंडिया में। एक्सेसिंग स्वयं मॉक कोर्स फॉर लर्निंग इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी फी। तुमको स्वयं पे कोर्स करना है ना, कोई फी नहीं लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, स्वयं पे क्लास करने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है, कोई भी फी नहीं लगेगा, कोई भी फी नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट कितना है, वहां पे हम लोग कार्डिनल पढ़े, यहाँ पे इसके 4 क्वाड्रेंट है, इसके आप ये कैसे कैसे अपना प्रोवाइड करता है हर चीज, है ना। इसके 4 कोऑर्डिनेट अप्रोच है। पहला, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ना, ई
ट्यूटर, ट्यूटोरियल, मतलब जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही तो क्या कर रही हूँ, ई ट्यूटोरियल कर रही हूँ, ऑनलाइन करा रही हूँ। तो स्वयं क्या करता है, ई टीचर को ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसका नाम है ई कंटेंट। देख लो सेकंड वाला का नाम है ई कंटेंट। तो जो ई कंटेंट है ना, जैसे मैं तुम लोगों को जो कंटेंट किया ये क्या है, ई कंटेंट है। उसके बाद वेब रिसोर्सेस, तुम लोग अपना क्या करती हो, यहाँ पे तो डॉट होना चाहिए ना, वेब रिसोर्स, ई ट्यूटोरियल हो गया, ई कंटेंट हो गया, उसके बाद 3 में तुम्हारा वेब रिसोर्स हो गया। हाँ, तुम लोग को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड होता है, जब मैं पीडीएफ दी तो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को सेल्फ असेसमेंट, एमसीक्यू टेस्ट यूज करवाना, ये सब होता है। कहाँ पे होता है, स्वयं पे, ठीक है। द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप, कौन है अभी करंट जो स्वयं को डेवलप कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। करंट कौन है जो तुम्हारा स्वयं को अभी डेवलप कर रहा है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नैपटेल आईआईटी मद्रास, देख लो नैपटेल अलग है और आईआईटी मद्रास अलग है, और गूगल के हेल्प से है ना, गूगल भी हेल्प कर रहा है इसमें। और एक कंपनी जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये सब मिलकर देखो अलग नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नैपटेल, आईआईटी मद्रास, गूगल के हेल्प, गूगल भी हेल्प करता है, और परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, ये लोग सब अभी स्वयं को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो पहले तुम्हारा स्वयं में ना 9 कोऑर्डिनेटर था, पहले कितना था, 9 कोऑर्डिनेटर था, लेकिन अब 10 हो गया, अगले साल से 10 हो गया। अगले साल से क्या मतलब, अगला बार जब नेट का एग्जाम हो रहा था ना, इससे पहले जो हुआ था जनवरी में ही 10 कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले 9 था जनवरी में, कि उससे पहले से 9 था, लेकिन उसके बाद 10 कर दिया। एक और बात सुनो, मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, इसमें अपडेट होते रहता है, जब भी अपडेट होगा तो मैं तुम लोगों को फिर से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। एक बढ़ेगा, जो चीज बढ़ेगा घटेगा, मैं फिर से तुम लोगों को लेकर आऊंगी अपडेट से। तुम लोग ये मत बोला कि दीदी तो ऐसे ऐसे पढ़ाई थी लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा। मैं देखती रहती हूँ कि अपडेट हुआ तो मैं बताऊंगी, अपडेट होगा मैं बताऊंगी, ठीक है ना। जैसे अगले बार मैं आरसी को 9 पढ़ाई, फिर एक बढ़ा तो फिर मैं 10 बढ़ाई, फिर मैं 10 वाला भी पढ़ाने लगी, अपडेट हुआ तो, ठीक है ना। इसलिए जो पहला कोऑर्डिनेटर उसका नाम है एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सेल्फ पेज्ड है, इंटरनेशनल कोर्स करवाता है। नैपटेल इंजीनियरिंग के लिए, इसको फुल फॉर्म देखो, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल्फ पेज्ड के लिए कौन है, स्वयं में सेल्फ पेज्ड के लिए इंटरनेशनल कोर्स करवाने के लिए कौन है, एआईसीटी है। अब तो बोला जा रहा है इन लोगों को हटा दिया जाएगा, अनाउंसमेंट आया है ना कि तुम लोगों को सब हटा दिया जाएगा। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही बोला गया कि एआईसीटी को हटा दिया जाएगा, भाई पक्का तो नहीं हुआ है लेकिन ऐसा बोला गया। नेप्टल, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, ये इंजीनियरिंग के लिए है। तुमको अगर इंजीनियरिंग कर रही हो, तुमको अगर चाहिए तो तुम चल जाओ नेप्टल। यूजीसी, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है कि यूजीसी किसके लिए है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन। सीएससी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, स्कूल एजुकेशन के लिए। एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए। इग्नो, आउट ऑफ स्कूल के लिए, इग्नो का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, है ना, मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है तुम्हारा आईआईएम, जो बैंगलोर में है। ये मैनेजमेंट स्टडी प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मतलब मैनेजमेंट स्टडी को ये कोऑर्डिनेट करती है। NITTE-R, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टीचर के लिए बस सिर्फ यही है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। NITTE-R फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च। INI, ये लास्ट में ऐड किया गया, अभी न्यू है। INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये क्यों आई है, तो नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए आई, यहाँ पे देखो लिखा हुआ नॉन टेक्निकल कोर्सेज, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे नॉन टेक्निकल कोर्सेज है ना, कोर्सेज, कोर्स होता है ना तुम्हारा बीए, बीबीए, एमबीए, ये सब इस टाइप कोर्स के लिए, इस तरह है, कोर्स के लिए, कोई चीज कोर्स करवाने के लिए आई है INI।
इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्वयं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारा की बिहेवियर इसमें से कौन कौन सा है की बिहेवियर? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा? सुषमा और अंजलि, सुषमा और ये लक्ष्मी, 1 मिनट दीदी देख देखो आराम से देखो, मैं कल पढ़ाई तो तुम देख लो, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा पूरा है। ओ छोटा दिख रहा, मैं बड़ा कर देती हूँ जो। ठीक की तुम बोली, तुम बोलना ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक है? देखो अब दिख रहा, लक्ष्मी देखो तो, हाँ दिख रहा ना? हाँ ठीक है, देखो अच्छे से टाइम ले लो, समझो, समझ कर आंसर दो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, RCB 2 बताई क्या? आरसी कौन नंबर बताई? 1 बोला, 1 1 बोली। नंबर बोला। लक्ष्मी बताओ, मैं लिख लेती हूँ, मैं ना फौरन फौरन भूल जा रही हूँ, मुझे बड़ा ही दिमाग खराब। मैं इसी वजह से ना वो उन लोगों को क्लास करवा रही थी ना, जो तुम्हारे CGL, वो उन लोगों को मैं छोड़ दी कि मेरा अभी टाइम मिल नहीं पा रहा, मेरी तबीयत भी खराब हो जा रहा, भूलने की वजह से नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा। मैं बताऊं, चलो मैं सॉल्व करती हूँ। देखो मैं क्या बोली थी, तुम्हारा जब की बिहेवियर पढ़ाई थी, लेसन को क्लियर करना है टीचर को, है ना, लेसन को क्लियर करना है, चाहे वो डायरेक्ट करे, चाहे वो ऑडिबल करे, चाहे वो ओलर करे। तो ये हो गया तुम्हारा की बिहेवियर, मतलब ये बी वाला हो गया। तुमको लेसन किसी भी तरीके से क्लियर करना है, चाहे डायरेक्ट बोलो, चाहे ऑडिबल बोलो, चाहे ओरल बोलो, ठीक है ना? इनकरेज स्टूडेंट टू एलिब्रेट, मैं अभी हेल्पिंग में पढ़ाई थी कि स्टूडेंट से अगर तुम कुछ पूछ रहे हो और तुमने स्टूडेंट से कुछ पूछा है ना, क्वेश्चनिंग किया, या तो वो क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है ना, तो तुम्हारा क्या वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम उसको इनकरेज करो। ठीक है, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको क्या करना है, इनकरेज करना है। मैं बताइए अभी है ना कि इनकरेज करना है, ठीक है, स्टूडेंट को इनकरेज करना है, तो ये तुम्हारा हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाएगा। वार्म एंड नर्चिंग किसमें बताया, सबसे लास्ट में बताई थी, टीचर इफेक्ट। टीचर इफेक्ट वाले में मैं बताई कि तुमको क्या करना है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो वार्म एंड नर्चिंग होगा, है ना, मतलब ऐसा वो गलत वाला इंटेंशन वाला नहीं, मतलब टीचर अब स्टूडेंट को ऐसा भी नहीं पढ़ाए कि एकदम मतलब स्टूडेंट हर वक्त डर डर के रहे, तो फिर टीचर क्या पूछेगा स्टूडेंट से? ठीक है, क्या पूछेगा? वो जब डरेगा ही तो फिर वो थोड़ी पूछ पाएगा, कुछ नहीं पूछ पाएगा, फिर तो वो हर वक्त डरेगा, ठीक है ना? तो इसलिए अच्छी ये टीचर इफेक्ट में कैसा रिलेशन होना चाहिए, वार्म एंड नर्चरिंग। और ये क्या है, ये तुम्हारा एक हेल्पिंग बिहेवियर है, हेल्पिंग बिहेवियर है, ठीक है ना? की बिहेवियर में क्या बोला गया है तुम्हारा, यहाँ पे बोला गया है लेसन को, लेसन को क्लियर करना भाई। आप जो भी पढ़ा रहे हैं ना पहले उसको अच्छे से क्लियरिटी कर दो, ठीक है ना, चाहे वो डायरेक्ट बोलो, चाहे ऑडिबल बोलो, चाहे ओरल बोलो, कैसे भी बोलो, सब स्टूडेंट को समझाओ, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? फिर बोला गया कि तुम क्या करो, इनकरेज करो स्टूडेंट को। कैसे इनकरेज करोगे, तुम स्टूडेंट से कुछ प्रोविंग कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो ना, प्रोविंग किया तुमने, तुमने पूछा और स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे से बता रहे, एलोबरेट करके, तो तुम यहाँ पे स्टूडेंट को इनकरेज करो। वो वाला भी तो हो गया ना, वेरीफाइंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये तो होगा नहीं। अच्छा नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक नहीं, ये भी होगा, सॉरी। तुम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी यूज करो ना पढ़ाने के लिए, सॉरी तुम ना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को यूज करो। तो 1 नंबर तुम्हारा हो गया बी,
और ये हो गया तुम्हारा H, और ये भी तुम्हारा हो गया B। वैरायटी यूज करो। जब तुम क्लासरूम में पढ़ाने जाओ तो एक ही मेथड यूज करके मत यूज करो, बल्कि वेरिंग मूड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पढ़ाओ, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विथ मिनिमम ऑफ क्लास डिसरप्शन, मतलब तुम्हें क्लास में कोई डिस्टर्ब कर रहा, मिसबिहेव कर रहा, तुम उसको रोको, समझाओ, है ना। तो ये भी मैं कल इसमें बताई थी, ये की बिहेवियर में, बी वाला में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना टू कम एंड समराइज, तो ये तो तुम्हारा आंसर बन गया B1, B2 और B3, ठीक है। तो बी किस में आएगा, 1 4, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा तुम लोग इसको आंसर को कैसे कीवर्ड से पकड़ना, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को ना एक कीवर्ड बता दे रही हूँ। देखो तुम लोग ना ये बात याद रखना कि डायरेक्ट ऑडिबल बोलना ये तुम्हारा बी है, इनकरेज करना जो तुम्हारा H है, ठीक है। नर्चरिंग और वार्म रिलेशन तुम्हारा H है। वेरी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन मेथड यूज करके पढ़ाना B है। मिसबिहेव कर रहा है B है, टीचर को रोकना, ये सब टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखो टीचर कर रहा, जैसे भी दो, ऑडिबल करो, जैसे भी करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। डिफरेंट मेथड यूज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्लास में कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, तुम उसको समझाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट को लेके करो। यहाँ पे हेल्पिंग में क्या बोल रहा, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों आ जा रहा है, टीचर प्लस स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में नर्चिंग रिलेशन होना चाहिए। टीचर, फिर यहाँ पर भी टीचर प्लस स्टूडेंट आ जा रहा है। टीचर किससे क्वेश्चन कर रहा, किससे कर रहा है, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट को इनकरेज भी करेगा, प्रॉबिंग कर रहा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज व्हाट इज टू कम एंड समराइज व्हाट हैज गॉन बिफोर, तुमने पहले क्या पढ़ाया, बाद में क्या पढ़ाया, स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। ये भी तुम्हारा एच है। ऑर्गेनाइज भी क्या है, तुम्हारा एच है, ठीक है ना। इस तरह से करके याद करना, अगर याद हो जाए। ये वाला करो, मुझे लग रहा है ये तुम लोगों को आसानी लगेगा, क्योंकि अभी हम बताएं। ऑप्शन ए। ठीक है सुषमा और लक्ष्मी बताओ। अच्छा लक्ष्मी के लिए तो ये थोड़ा छोटा है ना, रुक जाओ। लो ऑप्शन ए। ठीक है लक्ष्मी बोलो तुम, एक मिनट में और थोड़ा ऊपर कर दे रही बोलो अगर समझ में आ रहा तो। ये क्या है बताओ, बी है ये एच है, ये बी है। ई। ये ई बी बी है, है। बिल्कुल। ये ये क्या है, लेसन को क्लियरिटी करना। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या है, बी है। बी है, गिविंग की बिहेवियर। ठीक है। यूजिंग स्टूडेंट के आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, एच। एज। स्टूडेंट को देखो शामिल कर लिया ना, कि स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करो। स्टूडेंट कुछ क्लासरूम में अगर आइडिया दे रहा है ना, यूजिंग। कंट्रीब्यूट, ओ माँ कहाँ चला गया, माय गॉड में बोले थे, ये निकल गया, ठीक है। ठीक है ये हो गया ना। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, किसमें बोला गया था कि तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुमको कैसे, हाँ कैसे इंगेज करना है, बी, है ना। तुम्हारा जिम्मेदारी, यहाँ पे भी टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा जिम्मेदारी कि तुमको कैसे उसको, स्टूडेंट को इंगेज रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे टीचर को पूरा, स्टूडेंट यहाँ कॉल नहीं है, टीचर करेगा स्टूडेंट के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग क्या है, स्ट्रक्चरिंग ये स्टूडेंट के है लिए। ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, है ना, ऑर्गेनाइज वे में हो गया। और यहाँ पे तो 1 2 3 इंस्ट्रक्शनल, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट, स्टूडेंट सक्सेस रेट सब इधर आएगा। और इधर तुम्हारा आ जाएगा स्ट्रक्चरिंग, तुम्हारा है ही है, प्रोविंग आ जाएगा तुम्हारा एक इधर, फिर स्टूडेंट कैडेट को, हाँ क्वेश्चनिंग आ जाएगा बिल्कुल।
सक्सेस रेट। सक्सेस रेट इधर आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट का सक्सेस रेट तुमको टीचर को बढ़ाना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या करो कैसे करो तुम समझो, है ना। उसके बाद तुम्हारा टीचर इफेक्ट, ये हो गया तुम्हारा ये की बिहेवियर वाला ना। ठीक है, तुम लोग आंसर अच्छे। ये तो कंप्लीट हो गया पूरा पीडीएफ। मैं दिन वाला स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब 8 मिनट टाइम है तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है ना, टाइम क्यों वेस्ट करूँ। क्या था उसका नाम, मैं पहले इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है ना, फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा ना। इसको मैं पहले बंद कर देती हूँ।